कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? हाँ, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम बस। चलिए, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे बात करेंगे और कैश फ्लो के साथ भी कुछ रेशियोज के क्वेश्चंस कनेक्टेड रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ रेशियोज के और क्वेश्चंस भी होंगे बीच में। ठीक है। अच्छा, ये याद रहे कि कैश फ्लो है तो एक अच्छा टॉपिक बहुत, लेकिन इस वक्त इतना फैशन में नहीं है। मैं यूं बोलूंगा इट्स आउट ऑफ फैशन। लास्ट 4 इयर्स 3.5 टू 4 इयर्स से कैश फ्लो की वेटेज थोड़ी कम है, लेकिन कुछ बच्चों का आता भी है। यानी स्पेशली पार्ट 2 लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर सिलेक्टेड स्टडीज हराम है। हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी टॉपिक को छोड़ दें, लेकिन थोड़ा सा कंपैरेटिवली वेटेज इसका कम होगा। ठीक है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। सबसे पहले आप लोग ये बात जानते हैं कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक बार कैश फ्लो पढ़ा है, वो है F3 में। लेकिन मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि वो भूल चुके होते हैं बच्चे, तो मैं पहले बेसिक कैश फ्लो का पूरा लेक्चर दे रहा हूँ ताकि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की बेसिक्स याद आ जाए। ओके ओके। ठीक है, चलें। अब आपको पता होगा कैश इन एक्टिविटीज आप लोगों ने पढ़ी थी। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती थी जनाब, एक एक्टिविटीज होती थी और एक होती थी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये 3 एक्टिविटीज होती थी। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तमाम ऑपरेशन से रिलेटेड कैश फ्लोज आते थे, इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज और फाइनेंसिंग में फाइनेंस से रिलेटेड। यानी अगर आप इक्विटी के जरिए फाइनेंस जनरेट करते हो, यानी शेयर इश्यू करते हो, तो उसका कैश फ्लो, लोन लेते हो या लोन रीपे करते हो, वो तमाम कैश फ्लोज इसमें आते थे। या IS 7 में आप लोगों ने पढ़ा था। जिस मेथड से हम पढ़ेंगे और जो नॉर्मली F2 F3 F7 SBR P2 ICW सब में यूज होता है, वो इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड से हम ये कैश फ्लो पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट मेथड की खास बात यह है कि उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें कहानी शुरू होती है प्रॉफिट से और खत्म होती है कैश फ्लो पे। कहानी शुरू होती है प्रॉफिट से और खत्म होती है कैश फ्लो पे। सही। तो शेयर होल्डर को एक पूरी प्रॉपर प्रॉफिट रिकंसिलेशन मिल जाती है। शेयर होल्डर को पूरी प्रॉपर प्रॉफिट रिकंसिलेशन मिल जाती है, जिसमें गेम प्रॉफिट से शुरू होकर कैश फ्लो पे खत्म होती है। तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट और कैश फ्लो का फर्क पता लग जाता है। इनडायरेक्ट मेथड की खास बात यह है कि उसमें शेयर होल्डर को प्रॉफिट और कैश फ्लो का फर्क पता लग जाता है। तो बच्चे ने कहा क्या प्रॉफिट और कैश फ्लो एक चीज नहीं है? मैंने कहा नहीं, प्रॉफिट और कैश फ्लो एक चीज नहीं है, हरगिज नहीं है। कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा प्रॉफिट एक्रूअल बेसिस पे होता है और कैश फ्लो तो पैसों का आना और जाना होता है। तो मैंने देखें, ये मुमकिन है, प्लीज सुनना गौर से, कि एक कंपनी के पास 10 मिलियन, ये मुमकिन है कि एक कंपनी के पास $10 मिलियन का प्रॉफिट हो, लेकिन उनकी जेब खाली हो, पैसे जेब में कुछ भी नहीं हो। बच्चे ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है कंपनी ने सारी की सारी क्रेडिट सेल्स की हो, ईयर एंड पे करोड़ों अरबों रुपए की क्रेडिट सेल की हो। तो क्रेडिट सेल्स के जरिए सेल्स तो बुक हो गई और प्रॉफिट भी बुक हो गया, सेल्स भी बुक हो गई और प्रॉफिट भी बुक हो गया, लेकिन अभी तक डेटर ने पैसे नहीं दिए। तो इनकम स्टेटमेंट में इतना सारा नफा तो नजर आ रहा इनकम स्टेटमेंट में इतना सारा नफा तो नजर आ रहा होगा, लेकिन जेब में कैश थोड़ी नजर आ रहा होगा, जेब तो खाली होगी। तो शेयर होल्डर के लिए बड़ी बात अहम है भाई। प्रॉफिट, अंग्रेजी का एक डायलॉग है, प्रॉफिट इज गुड बट कैश इज किंग।
प्रॉफिट इज गुड बट कैश इज किंग यार, असल चीज ही कैश है कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अगर खराब हो जाए, कितने इदारे मर जाते हैं, लिक्विडिटी पोजीशन खराब होते ही इदारा मर जाता है भाई, साफ बात है। तो कैश फ्लो भी एक बहुत अहम चीज है। और जिस तरह बोलने देना एसओसीआई और सोशी एक परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है, इस तरह एसओसीएफ यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है, यानी इदारे की कैश फ्लो पोजीशन उससे सामने आती है भाई। तो ये इसको हम मामूली नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब याद रखना कि बेटा 3 एक्टिविटीज होंगी आपके पास, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कान खोलो और सुनो, सिर्फ पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होगा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सिर्फ पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होगा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सिर्फ पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होगा। जबकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तवज्जो, गेम प्रॉफिट से शुरू होगी और कैश फ्लो पे खत्म होगी, पीबीटी से शुरू होकर कैश फ्लो पे खत्म होगी, सही है। अब मैं पहले फॉर्मेट्स बनाता हूँ, फिर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिख रहा हूँ। चलो जरा इसकी एक तस्वीर भी खींच लेना, एक पिक्चर खींच लेना ताकि आपके सामने रहे। बेटा 3 एक्टिविटीज होंगी, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। बहुत ही गौर से सुनने, भूलना भी नहीं, पता भी है आपको ये बात कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्योर पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होता है, पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होता है, सही है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लोज मशहूर कौन से हैं? आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बाय करोगे, इसका मतलब आप नॉन करंट एसेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये एक आउटफ्लो है, देखो लेस हो रहा है। आप नॉन एनसीए का मतलब नॉन करंट एसेट यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या कोई भी नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ करोगे तो इनफ्लो होगा, पैसे आएंगे, ऐड हो जाएगा। आपने अगर किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वहां से आपके पास इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट की तो वहां से इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट रिसीव भी इन्वेस्टमेंट का फल है। इंटरेस्ट रिसीव दर हकीकत इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव है। इंटरेस्ट रिसीव दर हकीकत इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव है, सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। सुनो बेटा, कई बार गवर्नमेंट हमें, याद करो IAS 20 आपने पढ़ा है, गवर्नमेंट हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रांट देती है, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाती है, सही है। तो बेटा यहाँ सिर्फ पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सिर्फ पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होता है। ये बड़े बच्चों वाली पुरानी एक्टिविटीज आप लोगों ने बना दी है, ठीक है। अब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाता हूँ। फ्रॉम ये देखें, प्रोसीड्स बेटा आप शेयर इशू करोगे, करोगे तो जो पैसे आएंगे वो इनफ्लो या ऐड हो जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू सही है। आप अगर लोन नोट इशू करोगे तो लोन नोट भी इससे सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो वो भी आके ऐड हो जाएगा। देन आप लोन रीपे करोगे, रीपेमेंट ऑफ लोन इज आउटफ्लो, तो ये लेस हो जाएगा, सही है। अच्छा बेटा, आप लोगों ने अभी रिसेंटली अब F7 लेवल पे आके IFRS 16 भी पढ़ा है।
IFRS 16 में याद है मेजॉरिटी लीज अब फाइनेंस लीज ही होती है, मेजॉरिटी लीज ही होती है। तो फाइनेंस लीज दर हकीकत एक लोन होता है, फाइनेंस लीज दर हकीकत एक क्या होता है, लोन होता है। तो उसकी जो रीपेमेंट है वो यहाँ आएगी, उसकी रीपेमेंट, सही है, रीपेमेंट ऑफ लीज ऑब्लिगेशन, रीपेमेंट क्योंकि वो लोन ही होता है रीपेमेंट ऑफ लीज ऑब्लिगेशन, ठीक है, ठीक है जी। देन आखिरी चीज इसमें आती है ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड, ठीक है, और ये नेट हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सही है। देख लो भाई, तो मैंने आपके सामने सबसे पहले जो आसान तरीन एक्टिविटीज थी वो बना दी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सिर्फ पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होता है, दैट्स इट। वो रही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और ये फाइनेंसिंग, और ये जो कैश फ्लो मैंने बताएं लिखवाएं, ये अकॉर्डिंग टू IAS 7, मेरी अल्फाज सुने, अकॉर्डिंग टू IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट के फेस पे रिपोर्ट करना फर्ज है, फर्ज। अकॉर्डिंग टू IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट के फेस पे रिपोर्ट करना ये फर्ज है। ठीक है जी, अब मैं आऊंगा कौन सी एक्टिविटी पर, अब मैं आऊंगा इन्वेस्टिंग करूंगा, मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुरू करूंगा, सही है। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसकी एक पिक्चर लेनी है तो ले लो, ताकि आपके पास स्क्रीन पे ये भी रहे, क्योंकि मुझे अब स्क्रीन मूव भी करनी होगी, स्क्रीन मूव भी करनी होगी प्लीज। चलो, अब मैं आपके सामने यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ कैश कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा याद रखना, मैंने पहले बोला था इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड में गेम शुरू किससे होती है, इनडायरेक्ट मेथड में गेम शुरू होता है प्रॉफिट से। इनडायरेक्ट मेथड में प्यारे बच्चों गेम शुरू होता है प्रॉफिट से और खत्म होता है कैश फ्लो पे। गेम शुरू होता है प्रॉफिट से और खत्म होता है किस पे, कैश फ्लो पे खत्म होता है, खत्म होता है कैश फ्लो पे, खत्म होता है कैश फ्लो पे, ओके। अब बात सुने तो देखें, तो आप किस प्रॉफिट से शुरू करोगे, पीबीटी, IAS 7 की इंस्ट्रक्शन है, सही है। तो अब मुझे प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है, पीबीटी लिख दिया। अब कुछ भी करके मुझे इस प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है। प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप, आराम से सुने, आप लोगों को पता भी है, अगर प्रॉफिट को आप चाहते हो कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है तो पहला स्टेप, सुकून से सुनो, हर वो चीज जो नॉन कैश एक्सपेंस है, एड बैक ऑल नॉन कैश एक्सपेंस, पहला स्टेप कहीं लिख लो अगर लिखना है तो। पहला स्टेप क्या है, प्रॉफिट को जब भी कैश फ्लो में कन्वर्ट करना हो तो नंबर 1 क्या है, एड बैक ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस। और उसकी लॉजिक भी सुनो, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस ने आपके प्रॉफिट को तो कम कर दिया होगा, लेकिन जेब से पैसे तो नहीं गए होंगे। नॉन कैश एक्सपेंस ने आपके प्रॉफिट को तो कम कर दिया होगा, लेकिन जेब से पैसे तो नहीं गए होंगे, पैसे तो अभी भी ज्यादा पड़े होंगे। तो दोबारा पैसों तक पहुंचना है ना, तो ऐड बैक कर दो। तो यहां मैंने लिखा ऐड, एडजस्टमेंट लिखा सबसे पहले, तो देखो एडजस्टमेंट फॉर, ये देखें नॉन कैश एक्सपेंस मशहूर जमाना कौन सा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड बैक कर देंगे। हाँ, ऐसे और भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन एक आध नाम और बताता हूँ, एमोटाइजेशन एक्सपेंस भी नॉन कैश होता है, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस भी नॉन कैश होता है, सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस हो गया, ये 2-3 नाम है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना बस। तो ये ऐड बैक हो जाएंगे, ये ऐड बैक हो जाएंगे, सही है, ऐड बैक ऑल नॉन कैश एक्सपेंस। तो whenever you want to convert profit into a cash flow, whenever you want to convert profit into a cash flow, what you need to do is you need to add back all non cash expenses, all non cash expenses। इसके अलावा भी होते हैं, मैंने सिर्फ ये 2 लिखे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब मैं दूसरा डायलॉग बोल रहा हूँ, जिस तरह नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम ऐड बैक कर रहे हैं, जिस तरह नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर रहे हैं, नॉन कैश इनकम्स को लेस करेंगे। जिस तरह नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम ऐड बैक कर रहे हैं,
नॉन कैश इनकम्स को हम लेस करेंगे, नॉन कैश इनकम्स को हम लेस करेंगे। ओके, तो नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम्स में एक नाम है और वो नाम है एमोटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, एमोटाइजेशन ऑफ ग्रांट। बच्चे ने कहा ये नॉन कैश इनकम कैसे है? मैंने कहा मैं याद दिलाता हूँ यार, तुम लोगों ने IS-20 पढ़ा था, मेरे साथ ही पढ़ा है, सब बच्चों ने पढ़ा है। तो IS-20 में जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होती थी, सिर्फ सोचो, बैकग्राउंड में जाओ, आराम से सोचो, जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होती थी उस दिन एंट्री बनती थी बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होती थी उस दिन एंट्री बनती थी बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट, याद है? और फिर उस गवर्नमेंट ग्रांट को, मेरी तरफ देखो, मेरी वीडियो में देखो, उसको हम ओवर द लाइफ ऑफ एसेट एमोटाइज करते थे, ओवर द लाइफ ऑफ एसेट एमोटाइज करते थे और ये एंट्री बनाते थे। देखो देखो एमोटाइजेशन की एंट्री ये बनती थी, आराम से देखें, एमोटाइजेशन की एंट्री बनती थी DI डेफर्ड इनकम डेबिट और PNL क्रेडिट, ये बनती थी, ये बनती थी एंट्री एमोटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की। हमें एमोटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की ये डबल एंट्री बनती थी, डेफर्ड इनकम डेबिट और PNL क्रेडिट। अब एक ठंडी सांस भर के इस एंट्री को देखो, एक सुकून की सांस लो और इस एंट्री को देखो। इस एंट्री में सामने इनकम तो है लेकिन पैसे नहीं है, इनकम तो बुक हो रही है, PNL तो क्रेडिट हो रहा है लेकिन पैसे नहीं है। तो बेटा दिस इज अ नॉन कैश इनकम, ये एंट्री एक नॉन कैश इनकम है, ये एंट्री एक नॉन कैश इनकम है, ये एंट्री एक नॉन कैश इनकम है। तो ये एडजस्टमेंट फॉर से लेस हो जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब कभी भी, और भी बहुत सारी नॉन कैश इनकम्स होंगी, मैंने बुनियादी कॉन्सेप्ट दे दिया है बेटा। अगर आपको कभी भी कोई नॉन कैश, कभी भी प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना हो, कभी भी प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना हो, तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे उन सबको ऐड बैक कर देना, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे उन सबको ऐड बैक कर देना, और जो भी नॉन कैश इनकम्स होंगी उसे लेस कर देना। कैश इनकम्स होंगी उन्हें लेस कर देना, उन्हें लेस कर देना, जो भी नॉन कैश इनकम्स होंगी उनको लेस कर देना, उनको लेस कर देना, नॉन कैश इनकम को लेस कर देना। ओके, सही, पक्का? अब अगली बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, और वो क्या है बताऊं? अब बस एक तीसरी चीज सीखनी है और आप गेम समझ जाओगे। नॉन कैश एक्सपेंस ऐड बैक, नॉन कैश इनकम लेस, और अब तीसरी बात, इसको 3-4 बार बोलूंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके समझाऊंगा। हर वो हर वो चीज, हर वो ट्रांजैक्शन जिसका हमें कैश फ्लो दिखाना है, हर वो ट्रांजैक्शन जिसका हमें कैश फ्लो दिखाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, हर वो ट्रांजैक्शन जिसके एक्चुअल पैसे, जिसका एक्चुअल कैश फ्लो में दिखाना है, और उसका इनकम स्टेटमेंट से भी कोई लिंक है, उसका इनकम स्टेटमेंट से भी कोई लिंक है, तो इनकम स्टेटमेंट, जो कुछ इनकम स्टेटमेंट हुआ है, जो कुछ उसके साथ इनकम स्टेटमेंट में ऑलरेडी हुआ है उसको रिवर्स कर देना। फिर बोल रहा हूँ, हर वो चीज, हर वो चीज जिसके पैसे दिखाने, हर वो चीज जिसके पैसे कैश फ्लो में दिखाने, जिसके पैसे कैश फ्लो में दिखाने, और उसका इनकम स्टेटमेंट से भी कोई लिंक है, उसका इनकम स्टेटमेंट से भी कोई लिंक है, तो इनकम स्टेटमेंट में जो कुछ हुआ हुआ है उसको उल्टा कर देना। सही, मैं समझा दूंगा, ठहर जाओ, पहले मैं जरा फॉर्मेट लिख लूं। मैं जरा फॉर्मेट लिख रहा हूँ फिर समझाता हूँ आपको बेहतरीन वाला।
चलो बेटा तो अगर आपको कभी भी प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना हो, आपको कभी भी प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना हो, तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस होंगे, मैंने तो सिर्फ एक दो मिसालें दी हैं भी कि सॉल्व करते करते पास्ट पेपर में आएंगे, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे उन सबको ऐड बैक कर देंगे, और जो भी नॉन कैश इनकम्स होंगी उनको आप लेस कर देना। सही है, यहाँ तक की मैंने लॉजिक समझा दी है, यहाँ तक की लॉजिक हो गई है। अब आप तीसरी बात मैं ये बोल रहा था कि हर वो ट्रांजेक्शन जिसके एक्चुअल पैसे आपने कैश फ्लो में दिखाने हो, सही है, उसकी एक्चुअल पेमेंट दिखानी हो कैश फ्लो, और उसका इनकम स्टेटमेंट से भी कोई लिंक हो, तो इनकम स्टेटमेंट में जो कुछ ऑलरेडी हुआ होगा उसको उल्टा कर देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उल्टा कर देना। बच्चे ने कहा नहीं समझ में आया, मैंने कहा इंशाल्लाह अब आएगा। अब देखो इधर बेटा, हमारे पास एक नॉन करंट एसेट था जिसकी एनबीवी थी 300, एक नॉन करंट एसेट था जो इस साल हम बेच रहे थे जिसकी बिकने वाले दिन एनबीवी 300 थी, और हमने बेचा कितने में, 500 में, सोल्ड फॉर 500, तो 200 रुपए का गेन हुआ। बच्चे ने कहा इसकी एंट्री बना दो, मैंने कहा एंट्री बना देता हूँ। ये देखो बेटा, बेचा कितने में, पैसे कितने आए, 500 रुपए आए, हाँ, और बिकने वाले दिन एनबीवी कितनी थी, बिकने वाले दिन एनबीवी थी 300, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 300 से क्रेडिट हुआ, और गेन ऑन डिस्पोजल कितना हुआ, 200 रुपए का, वो पीएनएल में चले जाएगा। ठीक है, जो गेन ऑन डिस्पोजल हुआ वो 200 का पीएनएल में चले जाएगा, पक्का। अब बेटा जब नॉन करंट एसेट बिकता है ना, तो उससे जो पैसे आते हैं, ये देखो देखो देखो, जो पैसे आते हैं उससे जो पैसे आते हैं वो सीधा जाके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाते हैं। जब नॉन करंट एसेट बिकता है उससे जो भी पैसे आते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड करना जरूरी है। तो जब आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 500 रुपए ऐड कर दोगे जो पैसे आए, तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन पूरी रिकॉर्ड हो गई, बिल्कुल जो एक्चुअल पैसे हैं वो रिकॉर्ड हो गई। बेटा जब आपने नॉन करंट एसेट बेचा तो 500 रुपए का कैश आया, तो कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पूरे 500 रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड कर दिए, तो फुल टाइम रिकॉर्ड हो गए। लेकिन एक मसला है, इस एंट्री को देखो, इसमें पीएनएल भी कुछ क्रेडिट हुआ है, इसमें 200 रुपए का गेन ऑन डिस्पोजल भी बुक हुआ है। तो 200 रुपए का गेन ऑन डिस्पोजल जब इनकम स्टेटमेंट में बुक हुआ होगा, 200 रुपए का जब गेन ऑन डिस्पोजल इनकम स्टेटमेंट में बुक हुआ होगा, सामने देखें, इनकम स्टेटमेंट बुक हुआ होगा, तो अकाउंटेंट ने ये 200 रुपए का गेन ऊपर पीबीटी के ऊपर ऐड कर दिया होगा ना। अकाउंटेंट भाई, पीबीटी इनकम स्टेटमेंट के रास्ते से आता है, सोचो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकम स्टेटमेंट के रास्ते से आता है, तो पीबीटी तक पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी गेन ऐड हुआ होगा 200, तो एक बार पीबीटी में 200 ऐड हुआ और एक बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 500, तो ये तो 700 रुपए ऐड हो गए, जबकि असल में पैसे तो 500 रुपए आए। तो ये जो अकाउंटेंट ने गेन यहाँ ऐड कर दिया है ना पीबीटी के ऊपर, इसको यहाँ से लेस कर देना। ये देखो एडजस्टमेंट फॉर्म में ये गेन लेस कर देना। अकाउंटेंट ने ये जो गेन ऑन डिस्पोजल प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर ऑलरेडी ऐड किया हुआ होगा, आप लेस कर देना, उसकी मेहनत पे पानी फेर देना, जीरो कर देना। उसने गेन ऑन डिस्पोजल ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट में ऐड किया हुआ होगा, आप लेस करके उसकी ट्रांजेक्शन को मलिया मेड जीरो कर देना, कर दिया जीरो, और अब जो भी पैसे आए, कितने 500 आए, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक बार दिखा देना, खत्म हो गया। नहीं समझे भाई, जब आपने 500 रुपए का ही बेचा है तो 500 रुपए ही दिखाने ना, तो इन्वेस्टिंग में 500 दिखा तो रहे हो, तो बस काफी है, दैट्स इट। वो 500 जो आप ऐड करके दिखा रहे हो उसमें पूरी ट्रांजेक्शन आ गई, और अब ये जो गेन ऑन डिस्पोजल पीबीटी के ऊपर ऐड हुआ है वो आप लेस कर दो, खत्म। जनाब अब अगर अकलमंद के लिए मैं एक बात बोलता हूँ, इशारा काफी है। जिस तरह गेन ऑन डिस्पोजल अकाउंटेंट ने ऑलरेडी ऐड किया हुआ होगा, तो हमने लेस कर दिया। तो बताओ, लॉस ऑन डिस्पोजल एक एक्सपेंस है, वो अकाउंटेंट ने ऑलरेडी लेस किया हुआ होगा, तो हम उसे ऐड कर देंगे। ये देखो लॉस ऑन डिस्पोजल हमने ऐड किया, ये देखो ऐसा ही है, लॉस ऑन डिस्पोजल हमने ऐड कर दिया है, पक्का। ठीक, मैं रुक रहा हूँ, फिर 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, सोचो, थिंकिंग। अब इंटरेस्ट इनकम, ये क्या है, इधर देखो बेटा, मैंने किसी बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करवाए थे, फिक्स डिपॉजिट में, सही है, तो वहां से मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ। इंटरेस्ट जरा डबल एंट्रीज होते हैं, जब इंटरेस्ट रिसीव होता है तो हम एंट्री बनाते हैं, कैश डेबिट लेटर से 500 रुपए का रिसीव हुआ है, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, पक्का। अब आप मुझे बताएंगे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है
इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये इन्वेस्टमेंट का फल है, इंटरेस्ट रिसीव होना इन्वेस्टमेंट का फल है। तो देखो ये देखो इसको, इसके जो एक्चुअल 500 रुपए ना ये यहाँ दिखाना जरूरी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जितना भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो एक बार दिखाना जरूरी है, ऐड करना जरूरी है। तो जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक बार ये 500 रुपए ऐड करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक बार ये 500 रुपए ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली 1 मिनट, ऑटोमेटिकली ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई ना, एक बार रिकॉर्ड हो गई ना। जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 500 रुपए ऐड करके दिखाओगे तो ये ट्रांजेक्शन एक बार रिकॉर्ड हो गई। लेकिन अब एक मसला है, मसला सुनो। आप बताएं इसकी डबल एंट्री देखें, कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो जिस अकाउंटेंट ने भी इंटरेस्ट इनकम बुक की होगी, तो आपको पता है पीबीटी के ऊपर इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी ऐड हुई होती है। पीबीटी के ऊपर इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी ऐड हुई होती है, सोचें। तो बेटा जब पीबीटी से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुरू कर रहे हैं, जब पीबीटी से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुरू कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर भी इंटरेस्ट इनकम एक बार शामिल है 500। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी पीबीटी के रास्ते एक बार आ गई, और एक बार इन्वेस्टिंग में भी अभी आपने ऐड की है, तो दो बार ऐड नहीं हो गई, दो बार ऐड नहीं हो गई, सोचो। तो एक बार यहाँ से लेस करना जरूरी है। यही 500 जो पीबीटी के ऊपर ऐड हुआ होगा, आप लेस करके उसकी मेहनत जीरो कर दोगे। फिर यूं सोचो, देखो पीबीटी में ऑलरेडी इंटरेस्ट इनकम ऐड हुई है, आप नीचे से उसी वक्त लेस करोगे, उसकी मेहनत जीरो कर दोगे, जीरो हो गई। अब एक बार जाके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखा देना जितने पैसे आए, दैट्स इट, यही हुआ है। सही। अब एक आखिरी चीज है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस देखो यहाँ बेटा, आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने लाइफ में एक बार कैश फ्लो पढ़ी हुई भी है, और नहीं भी पढ़ी तो यहाँ दिखा दूंगा अभी मैं आपको। बेटा आपको पता है, जरा कैश फ्लो में नीचे जाओगे ना, इधर देखें, इंटरेस्ट पेड, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये इंटरेस्ट पेड का भी कैश फ्लो दिखाना जरूरी होता है, पता है। इंटरेस्ट पेड का भी कैश फ्लो नीचे यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाना जरूरी होता है। इंटरेस्ट पेड का कैश फ्लो भी नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाना जरूरी होता है, देख लो। इंटरेस्ट पेड का कैश फ्लो नजर आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के जरा नीचे। तो बेटा अब आप जरा सोचो, आप पीबीटी से, आप क्वेश्चन शुरू किससे करो, पीबीटी से। पीबीटी में ऑलरेडी इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हुआ होता है भाई, इतना तो आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा है ना। पीबीटी में ऑलरेडी इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऑलरेडी इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हुआ होता है, ठीक है। आप क्या करना, मेरी तरफ देखें, सुकून से देखें और सोचें, पीबीटी में से ऑलरेडी इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हुआ होता है, आप उसको ऐड बैक करके उसको जीरो कर देना। पीबीटी में से ऑलरेडी इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हुआ है, आपने ऐड बैक करके जीरो कर दिया, जीरो हो गया। अब जितना एक्चुअल पे हुआ है ना वो नीचे जाके लेस कर देना, खत्म, ये रहा। तो इसकी लाइन, इसके एक बार रिपोर्टिंग हो गई, इसका कैश फ्लो रिपोर्ट हो गया। नहीं समझे, पीबीटी में से ऑलरेडी इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हुआ है, आप एडजस्टमेंट फॉर्म में उसी इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करना, जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो गया। अब नीचे जाके इंटरेस्ट पेड जितना पे हुआ है वो लेस कर देना, ठीक है। तो मैं एक सच बात बोलूं, सच बोल दूं, इन चार चीजों की एक ही लॉजिक है, इन चार चीजों की एक ही लॉजिक है। मैं बोल देता हूँ, मैं फिर बोलता हूँ और आप सोचें, हर वो चीज कि जिसका हमें कैश फ्लो दिखाना हो, जिसका एक्चुअल कैश फ्लो दिखाना हो, और उसका इनकम स्टेटमेंट से भी कोई लिंक है, उसका इनकम स्टेटमेंट से भी लिंक है, तो इनकम स्टेटमेंट में जो कुछ हुआ है ना उसको उल्टा कर देना, इनकम स्टेटमेंट में जो कुछ हुआ है उसे उल्टा कर देना बस। अब ये तीन चीजें पुरानी आ गई, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंटोरी, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल, और इंक्रीज और डिक्रीज इन पेएबल। ए लेवल्स में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, F3 में भी पढ़ा होगा, मैं याद दिला देता हूँ। इधर देखो, मैं आपको यहाँ नीचे जाके याद दिलाता हूँ, सुनो बेटा। लेटेस्ट से आपके पास यहाँ ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास इन्वेंटोरी है, ये देखो मैं लिख रहा हूँ 0809, 1000 रुपए की, और ईयर के एंड पे हो गई है 700 रुपए की।
ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेंट्री 1000 रुपए की थी, ईयर के एंड पे 700 रुपए की हो गई। तो इन्वेंट्री कम होने का मतलब उस बिक गई ना बेटा, उसमें से पैसा निकल आया ना। इन्वेंट्री कम होने का मतलब उसमें से पैसा निकल आया ना। तो आप लोगों को पता होगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू इंक्रीज इन कैश। मैं लिखता हूँ यहाँ देखो, ये स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी है लाइफ में। डिक्रीज इन इन्वेंटोरी इक्वल्स इंक्रीज इन कैश। और इसका वाइस वर्सा क्या होगा, उल्टी बात क्या, increase in inventory equals decrease in cash। ओके, तो बेटा एज पर योर क्वेश्चन अगर इन्वेंट्री डिक्रीज या इंक्रीज हो रही होगी तो उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सेम इज द केस विथ रिसीवल्स, सेम इज द केस विथ रिसीवल्स। देखो रिसीवल्स हमारे पास ईयर के स्टार्टिंग में 2000 के थे और ईयर के एंड पे रह गए 1500 के। तो रिसीवल कम होगा, इसका मतलब रिसीवल ने हमें पेमेंट कर दी, यानी पैसा निकल आया रिसीवल से। तो रिसीवल कम होने का मतलब पैसा बढ़ गया। तो इसका भी वही डायलॉग है, डिक्रीज इन रिसीवेबल्स equals increase in cash, okay, and increase in receivable equal decrease in cash, okay, पक्का। अब पेबल्स का सुनो, पेबल्स का सुनो, पेबल्स का डायरेक्ट रिश्ता होता है। ईयर के स्टार्टिंग में 5000 के पेबल थे और ईयर के एंड पे 3000 के पेबल्स रह गए। पेबल्स इज योर उधार, पेबल्स इज योर उधार। तो ईयर के स्टार्टिंग में 5000 का उधार था और ईयर के एंड पे सिर्फ 3 का रह गया, तो 2000 का उधार चुका दिया ना, पे ऑफ कर दिया ना। तो बेटा इसका डायरेक्ट रिश्ता होगा, डिक्रीज इन पेबल is equal to decrease in cash, okay, और increase in payable is equal to increase in cash। ठीक है, पक्का याद आया ये। तो अब ये एज पर क्वेश्चन जैसा आपको गिवन होगा वैसे एडजस्ट कर लेना, देख लो। अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है कम हो रही है, वो एज पर क्वेश्चन, ये रूल्स मैंने आपको बता दिए, इस तरह ये एडजस्ट कर लेंगे, इस तरह अकॉर्डिंगली आप ये एडजस्ट कर लोगे। अब ये देखें इधर इधर इधर, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंटरी एज पर क्वेश्चन, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल और ये पेबल एडजस्ट होंगे। अब जरा सामने बिग पिक्चर देखें, ये देखें पीबीटी से शुरू किया था आपने, पीबीटी से आपने स्टार्ट किया था, देखो ये देखें पीबीटी से आपने स्टार्ट किया था। ये सारी चीजें एडजस्ट करके जब इनको नेट ऑफ करोगे तो अब जो चीज आती है उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब जो चीज आती है देखो स्क्रीन पे देखो, उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस का दो लाइन आइटम्स, दो आइटम्स लेस होती हैं, एक इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड। ये देख लो, एक इधर अच्छी तरह मैं बड़ा कर देता हूँ, देखो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से दो चीजें लेस होती हैं, एक इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड। जैसे ये दोनों लेस करोगे ये एक्टिविटी खत्म, ये एक्टिविटी खत्म, ये हो जाएगी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बस बस ये है आपका, ये थी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये थी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक बार फिर बोल रहा हूँ, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद दो चीजें लेस होती हैं, एक इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड, एक इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड, ओके। सही। अब देखिए बेटा, ये रही आपकी पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक बार चाहो तो इसकी तस्वीर लेना चाहो तो ले लो, ताकि आप लोग, मैं जब पढ़ाऊंगा कैश फ्लो तो आपके जहन में फॉर्मेट हो। तस्वीर लेना चाहो तो ले लो, एक पिक्चर ले लो, एज यू विश, मर्जी है आपकी। यादाश्त तेज है तो वैसे भी गुजारा कर लेना, जो मर्जी। सही। अब
एक दो चीजें हैं जो बड़ी रूटीन चीजें हैं, तो मैं अभी अलग से ही बता दूं। बेटा एक अकाउंट हम F3 में भी पढ़ाते थे, यहाँ भी पढ़ेंगे, टैक्स अकाउंट। ये टैक्स अकाउंट हम यहाँ बनाएंगे, सही है, टैक्स पेड निकालने के लिए। बेटा तुम लोग फाइनल अकाउंट अभी पहले पढ़ चुके हो, सिर्फ इस बात को सोचो तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ लिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो फाइनल अकाउंट में याद है पीबीटी के बाद, इनकम स्टेटमेंट में पीबीटी के बाद जो टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, फाइनल अकाउंट में पीबीटी के बाद जो टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है वो टोटल टैक्स होता है। पीबीटी के बाद जो टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है वो टोटल टैक्स होता है। टोटल टैक्स मींस सम ऑफ टू टैक्स, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। तो अकाउंट भी हम कंबाइंड ही बनाएंगे, अकाउंट भी हम कंबाइंड ही बनाएंगे, सही है। अब देखिए इधर आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में जाना, ओपनिंग, ओपनिंग करंट टैक्स लायबिलिटी प्लस ओपनिंग डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओके। इसी तरह बैलेंस शीट में जाना है, तो देखो आराम से ये चीजें तैयार होंगी, करंट टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग और डेफर्ड टैक्स डीटीएल का भी क्लोजिंग, ये दोनों। इसका मतलब ये बहुत ही रूटीन काम होगा, बहुत आसान काम होगा, आप देखना आपको तैयार गिवन होगा। ओपनिंग करंट टैक्स लायबिलिटी प्लस ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यानी ओपनिंग टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, और नीचे क्लोजिंग टोटल टैक्स लायबिलिटी यानी करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, ओके। अब इनकम स्टेटमेंट में जाना, इनकम स्टेटमेंट में आपको तैयार पीबीटी के नीचे टैक्स एक्सपेंस गिवन होगा, इनकम स्टेटमेंट में तैयार पीबीटी के नीचे टैक्स एक्सपेंस गिवन होगा, और टैक्स एक्सपेंस की डबल एंट्री बनती है पीएनएल डेबिट और टैक्स अकाउंट क्रेडिट, यहां आ जाएगा, देखो ये होगा एक्सपेंस फॉर द ईयर, ठीक है, ओके। अब आप क्या करना, इन दोनों को ऐड करके लेस करना, यहां आ जाएगा टैक्स पेड। ये जो है ना कैश का बैलेंस होगा, ये होगा बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड, ये होगा टैक्स पेड, ठीक है, राइट। अच्छा एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि मौत, बुराई, घाक और कुछ चीजें बगैर बताए अचानक से आ जाती हैं, अचानक से आ जाती हैं। वैसे नॉर्मली इस अकाउंट में यही चीजें होती हैं, लेकिन एक और चीज हमने पढ़ी, तो मुझे तो पूरा याद है, फाइनल अकाउंट जिन बच्चों ने किया है और जिन्होंने वाकई प्रैक्टिस की उनको याद होगा, डेफर्ड टैक्स ऑन रिवैल्यूएशन। एक एंट्री आप लोग ऐसी बनाते थे, देखो, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और डीटीएल क्रेडिट, ये एंट्री याद है, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और डीटीएल क्रेडिट। एक डेफर्ड टैक्स और रिवैल्यूएशन की एंट्री आप लोग पढ़ते थे बेटा, मैंने तो पढ़ाई है, मुझे याद है। तो इस अब देखो इस बार जब आप टैक्स अकाउंट बना रहे हो तो ये कंबाइंड टैक्स, इसमें डेफर्ड टैक्स भी है ना, तो अगर कभी वैसे कभी ये आई नहीं है, क्या पता आ जाए, तो ये डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में यहाँ आ जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, देखो ये यहाँ आ जाएगा, ये वाली एंट्री के हिसाब से यहाँ आ जाएगा, सही है। तो ये आपको पोस्ट करना होगा, तब जाके आपका टैक्स पेड सही आएगा, लेकिन स्टिल इट्स अ नॉन रूटीन थिंग फॉर आवर कैश फ्लो क्वेश्चन। नॉर्मली बस ये पीएनएल ही आता है। ये क्या चीज है, टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, ठीक है। तो ये एक टैक्स अकाउंट है जो आपको बनाना होगा, इट्स अ रूटीन थिंग, कोई इतनी एबनॉर्मल चीज नहीं है, ये एक रूटीन चीज है, ये एबनॉर्मल चीज नहीं है, सही। हाँ जी, यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है, बताओ भाई, यहाँ तक कुछ अपडेट किया है भाई, मैसेज करो, मैसेज करो भाई, क्या अपडेट है, अपडेट दो प्लीज भाई, अपडेट दे दो प्लीज। चलो अब मेरी बात सुनो, वैसे अभी मैंने सिर्फ एक ओवरऑल एक आइडिया दिया, अभी थोड़ी देर में मैं पूरे कैश फ्लो बनवाऊंगा, बहुत जबरदस्त सवाल करा रहा हूँ, बड़ा सवाल करा रहा हूँ बेटा। मैंने आपको एक सवाल की पिक्चर्स भेज दी है, लेकिन वो पिक्चर क्या काम की, आपके साथ सबके पास किट तो होगी, अपनी किट में एक सवाल निकाल लो टब्बा। लेकिन इससे पहले कि मैं एक दो और बेसिक बातें सिखाता हूँ, चलो एक दो और स्लाइड बेसिक्स सुनो। बेटा आप लोग को याद होगा, चलो आप लोग को याद होगा, आप लोग जब छोटे थे तो ये F3 में ओ लेवल्स में ए लेवल्स में सब में ये अकाउंट्स बनाते थे, ऐसे यूं बनाते थे, मशीन कॉस्ट अकाउंट, मुझे तो पूरा याद है, मशीन कॉस्ट अकाउंट, इसको टीचर्स कहते थे नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट। इसी तरह एक अकाउंट आप लोग बनाते थे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट,
बेटा इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बोलते हैं, सही है। मशीन कॉस्ट अकाउंट का नेचर एसेट है, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा। आप अगर कोई खरीदारी करोगे, कैश एडिशंस, नए एसेट खरीदोगे, वो यहाँ आएंगे। अच्छा, आपको पता है जब हम कोई सी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, जब हम किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसका नामो निशान मिटा देते हैं, उसका नामो निशान अपनी बुक से मिटाते हैं। तो बेटा ये देखो, ये कॉस्ट अकाउंट है ना, कॉस्ट, ये देखो कॉस्ट अकाउंट है, तो यहाँ से डिस्पोजल की ओरिजिनल कॉस्ट बाहर निकलती है, जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ से बाहर जाती है, सही है। और यूं आपके पास आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस, देख लें बेटा, ठीक है। तो आपके सामने ये आपको याद आ जाना चाहिए बेटा, ये आपने लाइफ में बहुत बार पढ़ा है, बचपन में जहां भी अकाउंटिंग पढ़ी है, दुनिया के जिस कोने से अकाउंटिंग पढ़ी है, ये अकाउंट्स बनाए होंगे, मशीन कॉस्ट अकाउंट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब तो मशीन कॉस्ट अकाउंट का नेचर है एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है, देखो अकॉर्डिंगली बिहेव किया है। अच्छा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका नेचर है कॉन्ट्रा एसेट, इसका नेचर है कॉन्ट्रा एसेट, इस अकाउंट का नेचर है कॉन्ट्रा एसेट, तो ऑपोजिट टू एसेट। तो बेटा ये इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, देखो सुनो, इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा, ठीक है। अब मैं एक ऐसी एंट्री बताने जा रहा हूँ जो बचपन में पढ़ा के बच्चे गल जाते हैं, इतनी पढ़ाई जाती है, इतनी। बताएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री क्या होती है? कोई भी इदारा अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री ये बनाता है, मैं बना के देता हूँ, देखो ये एंट्री बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और डेप्रिसिएशन के आगे कभी कैश नहीं आता, सामने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आता है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो देखो ये इस अकाउंट में यहाँ पोस्ट होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इस अकाउंट में यहाँ पोस्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी बात, बेटा आपको पता है जब भी किसी नॉन करंट एसेट को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसका नामो निशान, उसकी यादें मिटा देते हैं, उसका नामो निशान मिटा देते हैं। तो बेटा देखो ये कॉस्ट अकाउंट है, इसमें आज कॉस्ट ऐड की थी, ये कॉस्ट अकाउंट है पहला वाला, उसमें कॉस्ट ऐड की थी तो बाहर भी कॉस्ट निकलती है। और ये वाला जो अकाउंट है ना, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें आज तक की डेप्रिसिएशन ऐड की थी, तो यहाँ से बाहर भी क्या निकलती है, डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ से बाहर निकलती है, सही है। डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, सही है। तो जो एसेट आपने बेचा है उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन यहाँ से बाहर निकलती है, सही है जी। तो ये दो अकाउंट्स बेटा आप लोगों को आने चाहिए। इसके अलावा भी एक अकाउंट होता है एनबीवी का अकाउंट, वो मैं वक्त के साथ साथ समझाऊंगा, लेकिन ये अभी इस सवाल में यूज होंगे, ये इस सवाल में यूज होंगे, ओके। चलो बेटा आपसे रिक्वेस्ट ये की जा रही है कि आप अपने सामने टब्बा वाला सवाल निकाल लें। वैसे तो मैं स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, ये मेरी आदत है स्क्रीन पे दिखाना आप लोगों को, लेकिन स्टिल आपके पास अगर सवाल होगा तो बहुत बहुत ही अच्छी बात होगी। ये रहा सवाल, टब्बा के नाम से क्वेश्चन नंबर 365 एग्जाम किट का है, या जो भी किट में सवाल है देख लेना, टब्बा के नाम से। देखो आपके पास दो बैलेंस शीट गिवन है, एक X4 की गिवन है और एक X5 की गिवन है, X4 ओपनिंग है और X5 क्लोजिंग है। देख लो भाई, आपके पास दो बैलेंस शीट्स गिवन है, दो बैलेंस शीट्स आपके सामने गिवन है, ओके राइट। अब बेटा नोट नंबर 1 अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, तैयार प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, तैयार प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है। इसका मतलब कैश फ्लो स्टार्ट करना तो इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब इसका जो नोट नंबर 1 है, दिस इज वेरी गुड, सिर्फ गुड नहीं, बहुत अच्छा नोट है, एंड विद लॉट ऑफ लर्निंग, विद लॉट ऑफ लर्निंग, ठीक है। चलो नोट नंबर 2, सॉरी, the details of the tangible non current assets are, बेटा टेंजेबल नॉन करंट एसेट की कॉस्ट या वैल्यूएशन जो है ना, वो ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, और एनबीवीज भी गिवन है, ठीक है। तो मैं आपके सामने अभी अभी दो अकाउंट्स बनाऊंगा, एक कॉस्ट का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, आराम से देख लें। कॉस्ट के भी ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। देखें यहाँ, देखें यहाँ, देखें मैंने शुरू किया एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2, सही है। एक अकाउंट में बनाऊंगा, यहाँ देखें NCA, यहाँ देख लो NCA
कॉस्ट लिख रहा हूँ और यहाँ स्लैश डाल के लिख रहा हूँ वैल्यूएशन अकाउंट, कॉस्ट और वैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये एक अकाउंट बनाया। अब आप लोग क्वेश्चन अपने सामने रखेंगे, हाँ भाई प्लीज सब बच्चे सामने रखें वरना बहुत परेशान हो जाओगे। अपनी किट खरीद लो, खुदा के लिए खर्चा कर लो यार, अपनी किट खरीद के अपने सामने रखो वरना बहुत बुरी तरह परेशान होने के हो। सुने, ओपनिंग 20,200 है, क्लोजिंग 16,000 है। ओपनिंग 20,200 है और क्लोजिंग है 16,000। अच्छा बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 4400 है और क्लोजिंग कितना है 5400। ठीक है बेटा, बड़ा सुकून से चले, आराम से चले, बड़े प्यार मोहब्बत से इंशाल्लाह हो जाएगा ये। ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया 4400 और 5400, 4400 और 5400 लिख दिया भाई, यही है। अब सुने, यहाँ देखें, अब ट्रांजैक्शन शुरू करता हूँ। ये देखो ये असल चीज है, ट्रांजैक्शन शुरू कर रहा हूँ आपके सामने, इनलार्ज कर दिया। देखो ड्यूरिंग द ईयर, देखें बेटा, ड्यूरिंग द ईयर टब्बा सोल्ड इट्स फैक्ट्री फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 12 मिलियन। बेटा इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री बेची है 12 मिलियन में, इतना पैसा आया है। At the date of sale, it had a carrying amount यानी NBV of 7.4 million based on previous revaluation। पास में रिवैल्यू हुई थी कितने की 8.6 मिलियन, और उसके बाद आज तक की डेप्रिसिएशन हुई थी 1.2 मिलियन सिंस दी रिवैल्यूएशन। बस यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, बस यहाँ तक, यहाँ तक, बस पढ़ लो आराम से। 12 मिलियन की बेची, बिकने वाले दिन एनबीवी थी 7.4 मिलियन और एक पास में रिवैल्यू होके 8.6 मिलियन पे आ गई थी, और उस दिन के बाद से आज तक की डेप्रिसिएशन थी 1.2 मिलियन। ठीक है, अच्छी तरह देख लो। अब मैं इसकी पूरी आपको ड्राइंग बना के नीचे दे रहा हूँ, देख लिया। चलो यहाँ देखो, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, पास्ट में ये कभी हुआ था रिवैल्यू टू, इधर देखो ये रिवैल्यू हुआ था, रिवैल्यू टू 8600, और उसके बाद आज तक की इसकी डेप्रिसिएशन हो गई थी 1200। ठीक है, तो जब बिकने वाला दिन आया ना, बिकने वाले दिन इसकी एनबीवी थी 7400, बिकने वाले दिन इसकी एनबीवी थी 7400, और ये बिका कितने में, कैश प्रोसीड आई 12,000। तो बताओ गेन हुआ लॉस हुआ, गेन ऑन डिस्पोजल हुआ। गेन ऑन डिस्पोजल, ये जिसको तुम प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल बोलते हो, गेन ऑन डिस्पोजल या प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल बोलते हो, 4,600, 4,600, 4,600 का गेन ऑन डिस्पोजल हो गया। सही है, ये पूरी फिल्म है। अब आप सबको पता है, जब भी हम किसी नॉन करंट, ये नॉन करंट एसेट बिक गया, ये फैक्ट्री बिक गई, जब भी किसी नॉन करंट एसेट को हम बेचते हैं, जब भी किसी नॉन करंट एसेट को हम बेचते हैं तो यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग करते हैं, यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग करते हैं। हाँ चलो बेटा, ये जो पास्ट में रिवैल्यू हुआ होगा तो ये रिवैल्यूड अमाउंट इस वैल्यूएशन के अकाउंट में शामिल होगा। जब ये पास्ट में रिवैल्यू हुआ होगा तो ये रिवैल्यूड अमाउंट इस वैल्यूएशन के अकाउंट में शामिल होगा। इधर देखो ये, तो यहाँ से गए और यहाँ लिखा डिस्पोजल, देखो यहाँ से आउट कर दिया डिस्पोजल, यहाँ से लिख दिया 8,600। अच्छा बताओ इसकी आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी थी, आज तक की डेप्रिसिएशन थी 1200, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में शामिल होगी। तो यहाँ लिख दिया डिस्पोजल 1200, डिस्पोजल लिख दिया 1200, डिस्पोजल यहाँ लिख दिया 1200, ऐसा ही है। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब हम सबको पता है, अच्छा देखो मैं अब कैश फ्लो एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं चीज़ों का एड्रेस लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि मैं पास्ट में कुछ बच्चे ऐसे थे जो पोजीशन लाए थे F7 में, तो मैंने उनका रजिस्टर ले लिया, तो मैंने देखा कि उनके कॉपी करने का भी उन बच्चों का एक बड़ा अच्छा स्टाइल था। देखो पोजीशन होल्डर बच्चा ऐसा ही आम आदमी नहीं होता, यानी कुछ तो खुसूसियत होती है ना उसमें, तो उसके कुछ बच्चों का कॉपी करने, लेक्चर कॉपी करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो वो बच्चे किस तरह कॉपी करते थे, तो वो एड्रेस लिखते थे। देखो मैं एड्रेस लिखता जाता हूँ साथ साथ। अब आप मुझे बताएं, जो डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें ये जो पैसे आए हैं 12,000, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएंगे बताऊं, ऐड हो जाएंगे। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएंगे। देखो ये वो बच्चे इस तरह लिखते थे, इन्वेस्टिंग INV लिखा प्लस, यानी देखो ये एड्रेस डाल दिया, ये एड्रेस डाल दिया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये ऐड हो जाएंगे। सही है। अच्छा ये गेन ऑन डिस्पोजल, ये गेन ऑन डिस्पोजल अभी पढ़ाया था, अकाउंटेंट ने पीबीटी के ऊपर ऐड कर दिया होगा, अकाउंटेंट ने पीबीटी के ऊपर लेस ऐड कर दिया होगा, आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस कर देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इसको लेस कर देना, आप इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस कर देना। सही है, पक्का। ये दो काम आपने बता दिए, साथ साथ मैं एड्रेस डालते जा रहा हूँ, और मैंने सिर्फ अभी ये अकाउंट बनाए। अब मैं 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए चुप हूँ, आप इसको आराम से देखें, अभी ये एडजस्टमेंट रहती है, इसमें और चीजें भी हैं भाई,
ये एडजस्टमेंट रहती है। अभी प्यार मोहब्बत से चलना होगा। बड़ा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, बहुत हैवी सवाल है। चलो अब बेटा आइए एडजस्टमेंट पे जाते हैं, फिर कुछ पढ़ते हैं इंशाल्लाह, और चीजें मिलेंगी। अब कह रहे हैं द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फैक्ट्री हैज बीन इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें भी पता है, इसने गेन ऑन डिस्पोजल पीबीटी के ऊपर बुक कर दिया, सही है, वो मैं एडजस्ट कर दूंगा। अब ये लाइन बड़ी अहम है और आपको इसमें एक मैसेज देता हूं। द सरप्लस ऑन द रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड इंटायरली टू द फैक्ट्री। भाई जो नॉन करंट एसेट बेचा ना, वो पास्ट में रिवैल्यू भी हुआ था। जो नॉन करंट एसेट आज हमने बेचा है वो पास्ट में रिवैल्यू भी हुआ था, वो पास्ट में रिवैल्यू भी हुआ था, सही है। अब सुनो, नो अदर डिस्पोजल ऑफ द नॉन करंट एसेट वर मेड ड्यूरिंग द ईयर। रुकना रुकना रुकना, कह रहा है जो नॉन करंट एसेट हमने बेचा वो पास में रिवैल्यू भी हुआ था। जो नॉन करंट हमने एसेट बेचा पास में रिवैल्यू भी हुआ था। बेटा आप अपनी बेसिक आईएएस 16 की नॉलेज इस पे अप्लाई करो। अगर कोई नॉन करंट एसेट पास में रिवैल्यू हुआ हो और बिकने वाले दिन उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हो ना, तो सब रियलाइज हो जाता है। बिकने वाले दिन सारा का सारा रियलाइज होकर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाता है। बिकने वाले दिन सारा का सारा रियलाइज होकर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाता है, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाता है। ओके पक्का। तो अब देखो मैं जाता हूं ऊपर बैलेंस शीट में जाता हूं, देखो तुम्हें एविडेंस दूंगा पूरा। बैलेंस शीट में जाओ, बताओ पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व था 1600, ये देखो नजर आ रहा है, पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व था 1600 और एंड में जीरो हो गया। ये देखो ये देखो ये देखो, इसका मतलब ये पूरा का पूरा रियलाइज हो गया, ये पूरा का पूरा 1600 रियलाइज हो गया। देखो नजर आ रहा है, उसने लिखा भी था नीचे। तो इसकी एंट्री क्या बनी होगी, एंट्री बना के देता हूं तुम्हें। देखो ये एंट्री बनी होगी, इसकी एंट्री ये बनी होगी, देखो 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 ये बनी होगी। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 1600 और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 1600, सही है। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 1600 और रिटेन अर्निंग क्रेडिट 1600। बच्चे ने कहा ये वाली एंट्री कैश फ्लो में कहाँ जाएगी, ये कहीं भी नहीं जाएगी। मैं आगे क्रॉस डाल रहा हूँ, ये कहीं भी नहीं जाएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये कहीं भी नहीं जाएगी। बच्चे ने कहा आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं, आपको कैसे पता लग जाता है। मैं निशानियां बताता हूँ। देखो जब मैं, अगर मुझे डिसाइड करना है ना फला चीज कैश फ्लो में नहीं जाएगी, तो उसके लिए 3 निशानियां मैं बोल रहा हूँ, भूलना नहीं। सबसे पहले पहली चीज, कहीं इस एंट्री में कोई पैसा नजर आ रहा है, कोई कैश डेबिट या क्रेडिट नजर आ रहा है, तो ये एंट्री कोई इनफ्लो या आउटफ्लो तो है नहीं। ये एंट्री कोई इनफ्लो या आउटफ्लो तो है नहीं। दूसरा और तीसरी बात सुनो, ना ये कोई नॉन कैश इनकम है ना नॉन कैश एक्सपेंस है, तो कहाँ एडजस्ट होगा। ना इसमें पैसे हैं, इट्स नॉट अ कैश फ्लो, इट्स नॉट अ नॉन कैश इनकम, इट्स नॉट अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो फिर तो कहीं भी एडजस्ट नहीं होगा। तो ये एंट्री कैश फ्लो में कहीं भी नहीं आएगी, बस ऐसे ही बना दी, ऐसे ही आपकी खिदमत में पेश करके ये एंट्री बना दी ताकि आप सीखें कुछ, सही। अब अभी भी एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ है, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 बड़ी एडजस्टमेंट है, अभी खत्म नहीं हुई, चल रही है ये। अब आओ वापस पढ़ते हैं, सेकंड पैरा पे आ रहा हूँ। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 सेकंड पैरा। प्लांट एक्वाइड, अल्लाह करे याद हो, प्लांट एक्वाइड अंडर लीसेस, हमने लीसेस का आईएस पढ़ा IFRS 16, ड्यूरिंग द ईयर वाज 1.5 मिलियन एंड हैज, इंग्लिश पढ़ो आगे, हैज बीन इंक्लूडेड विद इन टेंजिबल नॉन करंट एसेट। वैसे हम लोग एंट्री बनाते थे आरओयू डेबिट, राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, लेकिन आरओयू भी तो एक नॉन करंट एसेट ही होता था। आरओयू भी तो एक नॉन करंट एसेट होता था, उसमें भी IAS 16 ही लगता था, अगर आपको पता है तो। आरओयू एक नॉन करंट एसेट होता था, उसने बोला हम टेंजिबल एसेट का एक ही हेड बना रहे हैं, उसी में हमने डाल दिया है। तो बताओ ये 1.5 मिलियन की एंट्री क्या बनी होगी, देखो मैं बना रहा हूँ, 1.5 मिलियन की एंट्री बनी होगी, ये बनी होगी, देखो टेंजिबल, ये देखो देखो देखो, टेंजिबल एनसीए 1500 डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन 1500 क्रेडिट, यानी नॉन करंट एसेट के अकाउंट में गया होगा। ये नॉन करंट एसेट ही होता है, लीज पे जो आप आरओयू लेते हो वो एक नॉन करंट एसेट होता है। तो टेंजिबल एनसीए डेबिट, टेंजिबल एनसीए डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। अब इस एंट्री को आंखें खोल के देखो, इस एंट्री में टेंजिबल एनसीए डेबिट हो रहा है ना, टेंजिबल एनसीए क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, ये देखो देखो, ये रहा एनसीए का अकाउंट, इधर देखो, यहां जाके मैंने 1500 रुपए डेबिट कर दिया और लिख दिया लीज ऑब्लिगेशन, इस अकाउंट में इसको पोस्ट कर दिया। देख लो ये इसकी एंट्री बनी थी, ये बनी थी एंट्री, देख लो, टेंजिबल एनसीए डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, टेंजिबल एनसीए डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, देख लो आपके सामने स्क्रीन पे एंट्री है।
आपके सामने स्क्रीन पर डबल एंट्री है इसकी, आपके सामने स्क्रीन पर इसकी डबल एंट्री है। सही सही। अब वापस आ जाओ। लग रहा है आपको IS-20 याद हो। Other purchases of plant during the year qualified for government grants IS-20 of 9.5 लाख received in the year। रुको रुको रुको, ये 9.5 लाख है ना, ये एक्चुअल गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड है, ये एक्चुअल गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड है, एक्चुअल गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव है। तवज्जो तवज्जो बहुत तवज्जो यार। IS-20 मैंने खुद पढ़ाया आप लोगों को, और मैंने हमेशा बोला था जिस सुबह जिस शाम गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होती थी तो उस दिन पैसा डेबिट होता था, पैसा डेबिट होता था। नॉर्मल अप्रोच में ये होता था, पैसा डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। तो इस 950 की एंट्री क्या बनेगी बताऊं, ये बनेगी, देखो इस 950 की एंट्री ये बनेगी, देखो आराम से देखो, बैंक डेबिट 950 और डेफर्ड इनकम DI लिख रहा हूँ 950। बेटा इसमें नॉन करंट एसेट का नाम भी नहीं है, ये नॉन करंट एसेट के अकाउंट में नहीं जाएगी, ये नॉन करंट एसेट के अकाउंट में नहीं जाएगी यहाँ। सही है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नॉन करंट एसेट का अकाउंट यहाँ खत्म, हमारा नॉन करंट एसेट का अकाउंट यहाँ खत्म। अब देखो अकाउंट कैसे खेलना है, अकाउंट से मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो देखो तुम अपना कैलकुलेटर हाथ में रखो, सब बच्चे जहां भी बैठे हो अपना कैलकुलेटर हाथ में रखो। ये देखो इसको और इसको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो और ये दो लेस करो, इन दोनों को ऐड करो ये लेस करो, तो यहाँ आ जाएगा कैश एडिशन। ये तुम्हारे पास आ जाएगा कैश एडिशन। ये देखो जहां भी बैठे हुए हो इन दोनों को ऐड करो 16,000 और 8,600 को, और ये दो को लेस करो, तो आपके पास आ जाएगा कैश एडिशन। मैं भी करता हूँ, चलो 2,900 बेटा, 2,900 का आपका कैश एडिशन आया है, 2,900 का बेटा आपका कैश एडिशन आया है। ये हमारा आउटफ्लो है, हाँ वही पैसे दे के लिया है। और आपको पता है इधर देखें, इधर देखें, ये जो पैसे दे के हम नॉन करंट एसेट लेते हैं ना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज अ आउटफ्लो, ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में। देखो एड्रेस डाल रहा हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज अ आउटफ्लो जाएगा, ये 2,900 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज अ आउटफ्लो चले जाएगा। सही है, हाँ। अब बेटा इधर देखो, इधर आओ, डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आओ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी निकाल लेते हैं। इसको और इसको ऐड करो, ये दोनों ऐड करो और ये लेस करो, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहाँ आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये भी एक बैलेंसिंग नंबर आएगा। चलो ये आएगा 2200। सही है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 2200। बेटा आज की क्लास में पढ़ा हुआ है, F3 में भी पढ़ा हुआ है, A लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये एडजस्टमेंट फॉर्म में एड बैक हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एड बैक होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एड बैक होगा एडजस्टमेंट फॉर्म में, याद है। ठीक है, तो मैंने काफी सारे एड्रेसेस डाल दिए, कैश एडिशन की जगह बता दी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जगह बता दी, ये जो नॉन करंट एसेट बेचा था 12,000 में इसकी जगह बता दी, गेन ऑन डिस्पोजल की जगह बता दी। देख लो स्क्रीन पे बड़ा करके तुम्हारे सामने क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी, ये देख लो तुम्हारे सामने, ये देख लीजिए आपके सामने प्यारे बच्चों। सही, अब देखें यहाँ, अब मैं दो बड़ी जबरदस्त चीजें पढ़ा रहा हूँ जो एक ही बार ट्रेनिंग लेंगे दूसरे कई सवालों में आपको काम आ सकती है। ठीक है, एक बार ट्रेनिंग अच्छी तरह ले लो और अपने क्वेश्चन को बहुत जोरदार तरीके से आपने देखना होगा। ठीक है, चलो यहाँ देखें बेटा, अगर आप बैलेंस शीट को देखें ना, तो ये देखें बैलेंस शीट में, एक मिनट, बैलेंस शीट मैंने आपके सामने रख दी है अभी। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों मैंने आपके सामने रख दी है। करंट और नॉन करंट लायबिलिटी इधर देखो, अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो लीज लायबिलिटी का ये रहा, नॉन करंट का ओपनिंग ये रहा, क्लोजिंग ये रहा। लीज लायबिलिटी का करंट ये रहा ओपनिंग, और नॉन करंट ये रहा। इसका मतलब लीज लायबिलिटी करंट और नॉन करंट दोनों में गिवन है, लीज लायबिलिटी करंट और नॉन करंट दोनों में गिवन है। आंखें खोल के देख लो, स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, तुम्हारे पास बुक भी मौजूद है, तुम्हारे पास स्टेट भी मौजूद है। लीज लायबिलिटी की ओपनिंग और क्लोजिंग, लीज लायबिलिटी की ओपनिंग और क्लोजिंग मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे पास मौजूद है।
सही है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल ओपनिंग निकाल दें और टोटल क्लोजिंग, तो आपको कोई मुश्किल नहीं है, करंट और नॉन करंट को ऐड करोगे तो ओपनिंग आ जाएगी। सही है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है, आप लोग, मैं बेशक स्क्रीन को मूव करूंगा लेकिन आप लोग अपनी बैलेंस शीट सामने रखेंगे ताकि आप लोग देख देख के समझें। सही है। तो लीज लायबिलिटी की ओपनिंग टोटल कितनी है, एक 1700 है और एक 800 है, 1700 और 800, और क्लोजिंग है 2000 और 900, क्लोजिंग है 2000 और 900। ये देखो, ये रही, नजर आ रही है, ओपनिंग 1700 और 800 है, ओपनिंग 1700 और क्या है 800 है, और क्लोजिंग है 2000 और 900। चलो मैं अब आपके सामने लीज का अकाउंट बना रहा हूँ, देखो इधर देखो, मैं आपके सामने लीज ऑब्लिगेशन का अकाउंट बना रहा हूँ, देखें यहाँ बना रहा हूँ, ये बना, ये देखो लीज ऑब्लिगेशन। ठीक है, देखें बिल्कुल दिल से पढ़े, मैं एक एक चीज समझाऊंगा इंशाल्लाह। ओपनिंग है 1700 और 800 थी ना, और क्लोजिंग कितना है 2000 और 900। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन से उठाया है। अब मुझे बताएं, ओपनिंग और क्लोजिंग टोटल लायबिलिटी दी ड्यूरिंग द ईयर, मेरी बात सुने, स्क्रीन पे ही सब कुछ है। ड्यूरिंग द ईयर, ये देखो मेरे, मैं राइट टिक कर रहा हूं, ड्यूरिंग द ईयर आपने एक नॉन करंट एसेट लीज पे लिया था, ड्यूरिंग द ईयर आपने एक नॉन करंट एसेट लीज पे लिया था तो उससे लीज ऑब्लिगेशन बढ़ी थी। ड्यूरिंग द ईयर आपने एक नॉन करंट एसेट लीज पे लिया था तो उससे लीज ऑब्लिगेशन बढ़ी थी, तो उसकी एंट्री बनी थी टेंजिबल नॉन करंट एसेट डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। टेंजिबल नॉन करंट एसेट डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन, तो ये 1500, ये देखो लीज ऑब्लिगेशन यहाँ क्रेडिट हो रही है ना, 1500 से लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा, इधर देखो एनसीए, यहाँ आ गया 1500। भाई ये एंट्री पोस्ट भी तो होगी, इससे लीज ऑब्लिगेशन बढ़ी है तो लीज ऑब्लिगेशन का अकाउंट हिला भी तो होगा 1500 से। हाँ, अब पूरी तवज्जो से कमेंट्री सुनो, पूरी तवज्जो से, इधर देखें, बल्कि एनिमेटेड कॉमेंट मेरी तरफ देखते भी रहें यार, सोचो और देखो। मेरा ओपनिंग लीज ऑब्लिगेशन था 1700 और 800, कितना होता है 25। मेरा ओपनिंग लीज ऑब्लिगेशन था 17 और 8 2500, फिर ये देखो 1500 से बढ़ा, 1700 और 800 2500 था और 1500 से बढ़ा, तो 2500 और 1500, 2500 और 1500 तो मिला के 4000 होता है, 2500 और 1500 मिला के 4000 होता है, लेकिन क्लोजिंग सिर्फ कितना बचा है 29। क्लोजिंग कितना बचा है 29। भाई ओपनिंग बैलेंस था 2500, फिर लीज ऑब्लिगेशन बढ़ी 1500 से, तो 2500 और 1500 तो 4000 होता है। तो ये क्लोजिंग सिर्फ 2900 कैसे रह गया, जादू से नहीं, पैसे दिए होंगे, कैश रीपे किया होगा तभी तो कम हुआ। तो ये देखो यहाँ आ गया कैश, इधर देखो ये आ गया कैश, कितना आया ये 1100 रुपये आया। इसको बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ, ये देखें रीपेमेंट ऑफ लीज ऑब्लिगेशन, एलओ लिख रहा हूँ, रीपेमेंट ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। सही है यार, ओपनिंग 2500 था, 1500 से बढ़ा, तो दोनों मिला के 4000 होनी चाहिए क्लोजिंग, तो ओपनिंग और ये मिला के 4000 होने चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग तो 2900 है, तो ये जादू से कम हो गया, जादू से कम हो गया, नहीं जादू से थोड़ी कम हुआ, आपने रीपेमेंट की है, आपने आउटफ्लो किया है 1100 रुपए का, आपने आउटफ्लो किया है 1100 रुपए का, आपने आउटफ्लो किया है। सही है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन है 1100। और बेटा ये कौन सी एक्टिविटीज में जाता है आपको पता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से ये एक आउटफ्लो लेस हो जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से ये एक आउटफ्लो लेस हो जाता है। प्लीज देख लें, आराम से देखें, और आगे भी फ्यूचर में कभी इस तरह का सवाल आए तो आपने ये करना होगा, आगे भी फ्यूचर में इस तरह का सवाल आए तो ये सब करना होगा। अच्छा एक और सवाल है सर, ये वाली जो स्क्रीन पे एंट्री है, ये वाली टेंजिबल एसेट नॉन करंट एसेट डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, टेंजिबल नॉन करंट एसेट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, ये कैश फ्लो में कहाँ आएगी, ये कैश फ्लो में तीनों एक्टिविटीज में से कहाँ आएगी, जवाब है कहीं भी नहीं आएगी, जवाब कहीं भी नहीं आएगी। वही तीन बातें सोचो। नंबर वन, क्या इसमें कोई कैश नजर आ रहा है, क्या कोई ये इनफ्लो या आउटफ्लो है, नहीं ये कोई इनफ्लो या आउटफ्लो भी नहीं है, ना ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ना ये कोई नॉन कैश इनकम है, तो ये कैश फ्लो में कहीं भी नहीं आएगा, ये कैश फ्लो में कहीं भी नहीं आएगा, ये कैश फ्लो में कहीं भी नहीं आएगा। सही, हाँ जी, अब अगली चीज,
अब मैं जिस तरह मैंने लीज ऑब्लिगेशन का अकाउंट बनाना है इसी तरह डेफर्ड इनकम का अकाउंट बनाता हूँ। डेफर्ड इनकम का सुनो आ जाओ, लेकिन ये मैं 950 की एंट्री एक बार नीचे कॉपी भी कर देता हूँ ताकि हमें इजी हो जाए। ये एक छोटी सी एंट्री यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। बेटा गवर्नमेंट ग्रांट एक डेफर्ड इनकम होती है, तो ये भी करंट डेफर्ड इनकम याद है IAS 20 में आपने पढ़ा था, करंट नॉन करंट। IAS को भी देख लेते हैं। ये देखें स्क्रीन, फिर स्क्रीन बड़ी कर दी। ये देखो गवर्नमेंट ग्रांट की देखो ओपनिंग 900 है नॉन करंट, और आपके पास ओपनिंग 900 नॉन करंट है और करंट में गवर्नमेंट ग्रांट है 400। ये देखो ये दोनों 900 और 400, ये ओपनिंग टोटल आ गई। क्लोजिंग क्या होगी गवर्नमेंट ग्रांट की? 1400 और 600। ये नजर आई भाई, ये 600 और ये 1400। तो गवर्नमेंट ग्रांट की भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग टोटल गिवन है। आप अगर नॉन करंट और करंट लायबिलिटी देखें तो गवर्नमेंट ग्रांट की भी ओपनिंग और क्लोजिंग, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को गिवन है। ओपनिंग और क्लोजिंग आपको गिवन है। गवर्नमेंट ग्रांट की ओपनिंग और क्लोजिंग आपको गिवन है। ओपनिंग और क्लोजिंग आपको गिवन है। हाँ जी, ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका भी वैसे ही अकाउंट बनाना है जैसे लीज लायबिलिटी का। बड़ा आसान अकाउंट है, आप बेहतरीन समझ जाएंगे इंशाल्लाह। बस टोटल को, सही है। तो ओपनिंग है 900 और 400 और क्लोजिंग है 1400 और 600। चलो ये देखो, मैंने यहाँ एक अदद अकाउंट बनाया डेफर्ड इनकम का। डेफर्ड इनकम, ये ग्रांट आ, ओपनिंग क्या था 700, कितना था क्लोजिंग तो याद है 1400 और 600। ओपनिंग था क्या, एक मिनट ठहरो, 400 और 900, ठीक है। ये ओपनिंग टोटल डेफर्ड इनकम आ गई और ये क्लोजिंग टोटल डेफर्ड इनकम आ गई, नजर आ रहा है। अब बताओ ड्यूरिंग द ईयर एक एंट्री बनी है, सब जरा सोचना, IAS 20 आना चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर ये एंट्री बनी है, बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट, इसकी वजह से डेफर्ड इनकम का अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, ये देखो। और यहाँ आ जाएगा बैंक 950। बैंक कितना आ जाएगा 950। अब देखते रहना, बताएं आपके पास ओपनिंग डेफर्ड इनकम टोटल 1300 थी, 4 और 9, 4 और 9, 4 और 9 13 थी। ओपनिंग डेफर्ड इनकम 4 और 9 1300 थी, और ये बड़ी 950 से। तवज्जो, ओपनिंग 1300 थी, ये 950 से बड़ी। ओपनिंग 1300 थी और ये 950 से बड़ी, तो ये कुल मिला के 2250 बननी चाहिए थी। ये कुल मिला के 2250 बननी चाहिए थी, लेकिन क्लोजिंग में तो सिर्फ 2000 है। क्लोजिंग में तो ये सिर्फ 2000 है, तो कम कैसे हो गई? ये 250 रुपए से कम कैसे हो गई? याद है एमोटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, याद है एमोटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ये हर साल थोड़ी थोड़ी एमोटाइज भी तो होती है। ये एंट्री याद है, DI डेबिट 250 और PNL क्रेडिट 250। बेटा आपको याद नहीं है, हर साल आप अपनी गवर्नमेंट ग्रांट को थोड़ा थोड़ा रिलीज करते थे, थोड़ा थोड़ा एमोटाइज करते थे। नहीं समझे? मैं फिर बोलता हूँ, ये देखें, ये बैलेंसिंग आई है, इसलिए बी लिख रहा हूँ। ओपनिंग 1300 थी, 950 से बड़ी। ओपनिंग 1300 थी, आपने जब रिसीव की तो 950 से बड़ी, तो 1300 और 950 मेक्स 2250। तो क्लोजिंग तो 2250 होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोजिंग तो सिर्फ 2000 है, तो ये 250 कहाँ से कम हो गई? ये एमोटाइज हो गई। और क्वेश्चन के, एक मिनट दलील दूं, क्वेश्चन के नोट नंबर 2 के सेकंड पैराग्राफ की आखिरी लाइन पढ़ लो, ये लिखा हुआ भी है। क्वेश्चन के नोट नंबर 2 की आखिरी लाइन पढ़ लें, नोट नंबर 2 की पैराग्राफ नंबर 2, नोट नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 2 की लास्ट लाइन पढ़ लें। पढ़ लिया? पढ़ लिया? सही। अब देखें बेटा, सर बच्चे ने कहा क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी, इधर देखें बेटा। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है, पैसा आया बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट, ये पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए आया ना, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। याद है पढ़ाया था आज, ऊपर लिखवाया भी है, फॉर्मेट देख लो अगर तस्वीर खींचिए तो ये पैसे जो आए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज एन इनफ्लो चले जाएगा। और इधर देखो, इस एंट्री को देखो, ये एमोटाइजेशन की एंट्री नजर आ रही है, डेफर्ड इनकम डेबिट और PNL क्रेडिट। तो यहाँ इनकम है लेकिन सामने पैसे नहीं है, इनकम है लेकिन सामने पैसे नहीं है, दिस इज अ नॉन कैश इनकम, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस हो जाएगी।
दिस इज अ नॉन कैश इनकम और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस हो जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस हो जाएगी। ओके, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस हो जाएगी। अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, देखो सुनो, हिस्ट्री के सवाल मुझे याद है तो बता रहा हूँ। इस बार क्या हुआ था, जरा स्क्रीन पे देखें, मैं अपनी पेन यूज करता हूँ। ये क्लोजिंग गिवन था, ये ओपनिंग गिवन था और ये 950 गिवन था। ये 1, 2 और 3 गिवन था, आपने 250 का बैलेंस निकाल लिया, एमोर्टाइजेशन का बैलेंसिंग निकाला। लेकिन बेटा कभी कभार ऐसा भी होता है, हिस्ट्री में सवाल आ चुका है, हकीकत कह रहा हूँ, कि आपको ये क्लोजिंग गिवन होगा, ये गिवन होगा और ये गिवन होगा, ये 3 गिवन होगा और ये बैंक वाला अमाउंट आपको निकालना होगा। तो ये भी निकाल सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो बेटा कुछ दोनों में से कोई भी एक बैलेंसिंग नंबर निकालना आ सकता है। कभी कभार ये बैंक वाला नंबर एज अ बैलेंसिंग आपको निकालना होता है और कभी कभार ये 250 का एमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट का नंबर आपको निकालना होता है। ठीक है, ओके। तो बेटा ये देखो, ये आपके सामने कहाँ कहाँ जा रहा है देख लो। 1 मिनट में आ रहा हूँ। सही है जी। अब एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 IAS 37 की है, IAS 37 की है। देखो सुनिएगा, क्या है ये, पढ़ते हैं चलो। द इंश्योरेंस क्लेम, अब आपका सवाल भी होना चाहिए, मैं क्योंकि सवाल थोड़ी देर में। द इंश्योरेंस क्लेम रिलेट्स टू फ्लड डैमेज टू टब्बा's inventories which occurred in September X4. The original estimate has been revised during the year. The claim is expected to be settled in the near future. सर समझ में नहीं आया, कोई मसला नहीं, एक बार इसको पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो। पढ़ लिया? ये IAS 37 कॉन्टिजेंट एसेट से रिलेटेड ये कहानियां। चलो जरा बैलेंस शीट में एक बार देखो, ये देखो, ये देखो, देखो ओपनिंग इंश्योरेंस क्लेम यानी ओपनिंग इंश्योरेंस रिसीवेबल था 1200, ये सब देख लो, और क्लोजिंग 1500, सबको नजर आ रहा है। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट के अंदर, बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर ओपनिंग इंश्योरेंस क्लेम था 1200, क्लोजिंग 1500, सबको नजर आ रहा है। ओपनिंग 1200, क्लोजिंग 1500 नजर आ रहा है। हाँ भाई, अगर ये नजर आ रहा है तो बस मैं अब समझा दूंगा। चलो बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये देखें बेटा, ये हमारा साल है 30 सितंबर X4 को शुरू हो रहा है, देखो इधर, और 30 सितंबर X5 को एंड हो रहा है। ठीक है, अब बेटा पिछले सालों में हमारी इन्वेंट्री जल गई थी, पिछले साल हमारी इन्वेंट्री जल गई थी, तो वो इंश्योर्ड थी। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को फोन किया, हमने कहा हमारी इन्वेंट्री जल गई तो हमें क्लेम दे। तो इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने कहा हाँ सही है, ले लेना, ले लेना, कोई मसला नहीं है। तो हमने जो एस्टिमेट किया ना, हमें ऐसा लगा कि हमारा नुकसान 1200 का हुआ है, हमारा नुकसान 1200 का है, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से 1200 मांगे। तो उन्होंने कहा ठीक है 1200 ले लेना, और ये कंफर्म हो गया, यानी वर्चुअली सर्टेन हो गया, वर्चुअली सर्टेन, याद है? तो कॉन्टिजेंट एसेट का केस हो और वर्चुअली सर्टेन चांसेस हो, तो आप इसको रिकॉग्नाइज करते हो, कॉन्टिजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज करते हो। तो हमने पिछले साल ये एंट्री बनाई, इधर देखो, पिछले साल हमने एंट्री बनाई इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट
इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट 1200 और पीएनएल क्रेडिट 1200। इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट 1200 और पीएनएल क्रेडिट 1200। हमने पिछले साल ये एंट्री बनाई, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट 1200 और पीएनएल क्रेडिट 1200, लेकिन पैसे नहीं लिए। तभी ये ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास ये इंश्योरेंस रिसीवेबल आ रहा था कितने का, बैलेंस शीट में 1200 का। ऊपर देखा था, अभी ऊपर बैलेंस शीट में 1200 देखा था। अब क्या हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला अपना साल है, ड्यूरिंग द ईयर हमें फील हुआ कि यार हमारा माल 1200 का नहीं 1500 का खराब हुआ है, हमारा माल 1200 का नहीं था 1500 का चला है। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला, हमने कहा हमें 300 रुपए का और क्लेम चाहिए। तो वो अच्छी कंपनी थी, उसने कहा सही है ले लेना। उन्होंने कहा हाँ यार ले लेना, कोई मसला नहीं है। तो हमने फौरन से एक एंट्री बनाई, देखो ये देखो, अब आके खोलो, हमने ड्यूरिंग द ईयर एक और एंट्री बनाई, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट 300, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट 300 और पीएनएल क्रेडिट 300। हमने ड्यूरिंग द ईयर ये एक एंट्री बनाई, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट 300 और पीएनएल क्रेडिट 300। तो बताओ ऑलरेडी जो इंश्योरेंस रिसीवेबल 1200 था, अब वो इंश्योरेंस रिसीवेबल ईयर एंड पे कितना हो गया होगा, वो ईयर एंड पे 1500 का हो गया होगा। ठीक है, तो अब आपको मैं एक बात बोलूं बेटा, खुदा के लिए जरा सोचो, ठंडे दिल से सोचो। आपको मैंने ऊपर बैलेंस शीट दिखाई अभी, तो ओपनिंग रिसीवेबल इंश्योरेंस रिसीवेबल था 1200 और क्लोजिंग था 1500। ओपनिंग इंश्योरेंस रिसीवेबल 1200 था और क्लोजिंग 1500, और नीचे नोट भी पढ़ लो। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर बस ये एक एंट्री बनी है, ड्यूरिंग द ईयर बस ये एक एंट्री बनी है, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट 300 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 300। इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट 300 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 300। सही। अब जरा एक बात मैं बताता हूँ, ये एंट्री नजर आ रही है जो ड्यूरिंग द ईयर बनी है, आंखें बड़ी करो, आंखें खोलो। ये जो एंट्री बनाई है इसमें इनकम तो है लेकिन सामने पैसे नहीं है, इनकम है लेकिन सामने पैसे नहीं है। तो बेटा दिस इज अ नॉन कैश इनकम, ये एंट्री असल में एक नॉन कैश इनकम है, और नॉन कैश इनकम हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस होती है, बस और कुछ भी नहीं करना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस कर देना, 300 रुपए हो गया, खत्म, एडजस्टमेंट हो गई। ये दिस इज अ नॉन कैश इनकम, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस हो जाएगा। सही। सवाल की अल्हम्दुलिल्लाह सारी एडजस्टमेंट हो गई, बस एक अकाउंट बनाना है, टैक्स का अकाउंट। मैंने आपको टैक्स का अकाउंट बनाना सिखाया भी था, वो बनाएंगे, बस टैक्स का अकाउंट बनाना सिखाया था वो बनाएंगे। आप लोग जाके चेक कर लें, टैक्स का अकाउंट बनाते हैं, ये देख लो एक नज़र पहले। अब बेटा मैं एक टैक्स का अकाउंट बना रहा हूँ, वो भी आप लोगों को मैंने ही सिखाया था अभी। ये देखो टैक्स का अकाउंट कैसे बनता है, इस तरह बनेगा। टैक्स लिखें, ओपनिंग करंट टैक्स और डेफर टैक्स यहाँ लिखें, क्लोजिंग करंट टैक्स और डेफर टैक्स यहाँ लिखें। चलें बैलेंस शीट में चलते हैं बेटा, आप लोग के सामने, वैसे आप लोग के पास है तो सही बैलेंस शीट, लेकिन देख लो। चलो देखें, ओपनिंग करंट टैक्स कितना है, ओपनिंग करंट टैक्स है 1200 और ओपनिंग डेफर टैक्स कितना है 500। ओपनिंग करंट टैक्स है 1200 और ओपनिंग डेफर टैक्स है 500, तो 1200 और 500 ओपनिंग में लिख देंगे, और क्लोजिंग क्या क्या है 200 और 100, 200 और 100, 1200 और 500 ओपनिंग है और क्लोजिंग है 200 और 100। देख लो तुम लोग के पास भी है, तुम लोग के पास भी क्वेश्चन मौजूद है, मैं लिखता हूँ। सही है। अब इनकम स्टेटमेंट में जाए, बड़ा जबरदस्त बात बताने जा रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट जाके देखें, इनकम स्टेटमेंट तो नहीं है लेकिन नोट नंबर 1 में एक एक्सट्रैक्ट है, नोट नंबर 1 में जाके देखें, आप हैरान हो जाएंगे, टैक्स एक्सपेंस ही नहीं है। नोट नंबर 1 में जाके देखें, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, नोट नंबर 1 में जाके देखो, पीबीटी 50 रुपए और टैक्स एक्सपेंस की जगह टैक्स का क्रेडिट है, 50 में 50 ऐड हो रहा है, लेस नहीं हो रहा बेटा। पीबीटी के बाद नीचे टैक्स क्रेडिट है, क्रेडिट, इनकम है, इनकम, एक्सपेंस नहीं है 50 रुपए का। तो देखो अब किस साइड पे आएगा, ये भी सुन लो, ये देखें,
बेटा अगर टैक्स एक्सपेंस होता तो यहाँ आता, अगर टैक्स एक्सपेंस होता तो यहाँ आता, लेकिन इस बार टैक्स एक्सपेंस नहीं है, इनकम है, तो वो यहाँ आएगी 50 रुपए, यहाँ आएगा। ठीक है, टैक्स की इनकम है, टैक्स का एक्सपेंस नहीं है, टैक्स की इनकम है। अब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रही है, ये आ गया टैक्स पेड, ये आ जाएगा टैक्स पेड। निकाल लो बैलेंसिंग नंबर, 1350 आएगा मेरे ख्याल से, 1350, ये बैलेंसिंग नंबर आया है। दिस इज टैक्स पेड, दिस इज योर टैक्स पेड। ओके, हाँ जी, हाँ जी, सही। चलो अब मेरी तरफ देखें, अब मैं आपके सामने कैश फ्लो बना रहा हूँ। बेटा जो मैंने आपको फॉर्मेट वगैरह बताया था वो सब आपके पास होना चाहिए, जो फॉर्मेटिंग वगैरह आपको बताई थी। और अब आप अपने सामने क्वेश्चन रखें यार, क्योंकि मैं बार बार स्क्रीन मूव करके मैं भी यार टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आप अपने सामने प्यारे बच्चों क्वेश्चन रखें, आप अपने सामने क्वेश्चन रखें, तो काम आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, काम वेरी वेरी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है जी, चलो मैं हेडिंग दे रहा हूँ। यहाँ देखिए मैंने हेडिंग दी, सबसे पहले यहाँ से कैश फ्लो बनेगी, यहाँ टब्बा कंपनीज एसओसीएफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 30th September X5, 30th September X5, ये लिख दिया। अब देखो बेटा, आपको पता है सबसे पहली एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट, अच्छा मैं पूरा पूरा नाम नहीं लिखूंगा, मेरी आदत है सीएफओ लिखना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जगह मैं लिखूंगा सीएफओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जगह मैंने लिख दिया सीएफओ। ओके, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा पीबीटी से स्टार्ट होती थी। जाके नोट नंबर 1 में उठा लो, पीबीटी है 50 रुपए, नोट नंबर 1 में जाके उठा लो पीबीटी 50 रुपए। बेटा अपना क्वेश्चन सामने रखना, वरना गुमराही गुमराही है, पहले बोल दिया है, क्वेश्चन सामने रखो पीबीटी। अब मैंने यहाँ लिखा एडजस्टमेंट फॉर, अब बच्चों की तरह करता हूँ मैं एडजस्टमेंट फॉर। सबसे पहले मैं नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड बैक करूँ। नॉन कैश एक्सपेंस में मशहूर जमाना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 2200 रुपए। मशहूर जमाना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था? 2200, याद आया? अच्छा, उसके बाद बेटा आपको याद है नोट नंबर 1 में एक गेन ऑन डिस्पोजल था, फैक्ट्री का एक गेन ऑन डिस्पोजल था, फैक्ट्री का एक गेन ऑन डिस्पोजल था, कितना? ये था 4600, और ये लेस होगा क्योंकि अकाउंटेंट ने पीबीटी के ऊपर गेन ऑन डिस्पोजल ऑलरेडी ऐड किया हुआ होगा, अकाउंटेंट ने पीबीटी के ऊपर गेन ऑन डिस्पोजल ऑलरेडी ऐड किया हुआ होगा, आप लेस कर दोगे, सही है। अच्छा, तीसरी चीज, अब जरा सुनना, एक चीज थी एमोटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अगर आपको याद हो एमोटाइजेशन ऑफ ग्रांट एक नॉन कैश इनकम थी 250 रुपए की। एमोटाइजेशन ऑफ ग्रांट एक नॉन कैश इनकम थी 250 रुपए की, आपके सामने बैलेंसिंग फिगर निकलवाई थी। ठीक है, अब दो, फिर एक IS 37 की एक चीज थी, IS 37 में अभी 300 रुपए का इंश्योरेंस रिसीवेबल था। IS 37 में इंश्योरेंस रिसीवेबल 300 से बड़ा था, जो कि एक नॉन कैश इनकम थी, जो कि एक नॉन कैश इनकम थी, याद है? नॉन कैश इनकम लेस हो जाती है, याद है? ये 300। भाई ये कुछ रूटीन काम तो आपने कर लिए, ये कुछ रूटीन काम तो आपने कर लिए। अब दो काम और हैं जो इनकम स्टेटमेंट में आपको दिखाऊंगा, उसके लिए मैं दिखाना जरूरी है इनकम स्टेटमेंट, और ये मैंने आज के दिन लेक्चर में भी कवर किया था। पहले मैं यहाँ रुक रहा हूँ, उसको देख लो आराम से, देख लो इसको आराम से। चलो अब जरा देखो, मैं इनकम स्टेटमेंट में ले जाता हूँ आपको, फॉर्मेट मैंने पढ़ाया, ये देखो नोट नंबर 1, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
पीबीटी के ऊपर एक 40 रुपए की इंटरेस्ट इनकम ऐड हुई हुई है, ये देखो 40 रुपए की इंटरेस्ट इनकम और एक फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो जो इंटरेस्ट इनकम अकाउंटेंट ने ऐड की हुई होगी वो आप एक बार लेस कर दोगे, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो उसने लेस किया हुआ है वो आप ऐड करोगे। याद है मेन फॉर्मेट में, क्योंकि इन दोनों के पैसे दिखाने, इन दोनों के कैश फ्लोज दिखाने कैश फ्लो स्टेटमेंट में, याद है। तो इंटरेस्ट इनकम उसने ऑलरेडी ऐड करके दी हुई है, आप लेस कर दोगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक कर दोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन सामने रखिएगा आपने, क्वेश्चन इज मस्ट। इंटरेस्ट इनकम 40, और बेटा जो फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट बोल दो या इंटरेस्ट एक्सपेंस बोल दो, वो है कितना, 260 रुपए की। फाइनेंस कॉस्ट थी 260 की, ठीक है। ये सब हो गया। अब देखें यहाँ, अब आपको तीन चीजें एडजस्ट करनी होती हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंटरी, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल, और इंक्रीज और डिक्रीज इन पेबल। जो बोल रहा हूँ बात माने, जो बोल रहा हूँ बात माने। बार बार स्क्रीन मूव नहीं कर सकता, सॉरी। बैलेंस शीट में जाए, करंट एसेट में, सब लोग बैलेंस शीट के करंट एसेट में जाए, बात माने। आप देखो इन्वेंट्री बढ़ रही होगी, इन्वेंट्री ओपनिंग कम होगी, सॉरी ओपनिंग कम होगी क्लोजिंग ज्यादा होगी, ओपनिंग कम होगी क्लोजिंग ज्यादा होगी। तो इंक्रीज इन इन्वेंटरी आपको पता है डिक्रीज इन कैश होता है, तो ये 700 रुपए आपने यहाँ से लेस कर दिए। इंक्रीज इन इन्वेंटरी, डिक्रीज इन कैश, देख लेना आप बैलेंस शीट में इन्वेंट्री बढ़ रही है। अच्छा बेटा रिसीवेबल को चेक करें, रिसीवेबल्स 500 रुपए से बढ़ने जाए, देखें करंट एसेट में इंक्रीज हो रहे हैं 500 से, तो इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, डिक्रीज इन कैश, ओके। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे जवान बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, अब क्या है, करंट लायबिलिटीज में जाके ट्रेड पेबल्स को देखो, करंट लायबिलिटीज में जाके ट्रेड पेबल्स को देखो, वो 1100 से बढ़ रहे होंगे, जाएं करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स को देखें, 1100 से बढ़ रहे हैं। तो पेबल्स का डायरेक्ट रिश्ता होता था, पेबल्स का डायरेक्ट रिश्ता होता था इंक्रीज इन पेबल, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन पेबल, इंक्रीज इन कैश, ओके। हाँ चलो अब इन सबको नेट करो, इन सबको नेट करते हैं। करो इन सबको नेट। 2830 नेगेटिव, मेरे ख्याल से तो यार है 28, आप लोग भी कर लो। और जब इसको एडजस्ट करोगे तो नीचे आएगा कैश, वैसे आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इस बार आएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस, कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस 2730 नेगेटिव, 2780 नेगेटिव। बेटा आप लोग का ये आंसर आया नहीं आया, एक बार पहले वेरीफाई करके दो, क्या आप लोग का ये आंसर आया है, देख लो भाई। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो होता था वो इस बार कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस आएगा। सही है। अब देख लो, एक मिनट में मैं 1 मिनट रुक गया हूँ, देख लो यार आराम से देख लो। अब इसके नीचे दो लाइन आइटम्स आती हैं, एक इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड, बहुत ही प्यार से देखते रहना, एक इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड। सुनो भाई, सुनिए, मेरा इस सवाल में एक दावा है, दावा मैं साबित करूंगा, आप बैलेंस शीट में आपको देखना होगा। मेरा दावा ये है कि इस सवाल में जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही पेड होगा, जितना इस सवाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही पेड होगा, जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही पेड होगा। बच्चे ने कहा आप कैसे कह सकते हैं, मैंने कहा मैं दलील दूं। सब बच्चे जरा करंट लायबिलिटीज में जाएं, करंट लायबिलिटीज में जाके बैलेंस शीट में देखें क्या कोई एक्रूड इंटरेस्ट है, करंट लायबिलिटीज में जाके देख लो क्या कोई एक्रूड इंटरेस्ट है, करंट लायबिलिटीज में जाके देखो क्या कोई एक्रूड इंटरेस्ट है। अब आवाज सुनना, एक्रूड इंटरेस्ट का ना होना, एक्रूड इंटरेस्ट का ना होना इस बात की दलील है
एक्रूड इंटरेस्ट का ना होना बैलेंस शीट में इस बात की दलील है कि इस साल का पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंस इसी साल पे हो गया है। इस साल का पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंस इस साल पे हो गया है। जरा सोचो, अगर इंटरेस्ट पूरा का पूरा पे नहीं हुआ होता तो बैलेंस शीट में उधार होता ना। अगर इंटरेस्ट पूरा का पूरा पे नहीं हुआ होता तो बैलेंस शीट में उधार होता ना। तो बैलेंस शीट में उधार का ना होना इस बात की दलील है कि इस साल का इंटरेस्ट इसी साल पे हो गया है। तो बेटा जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, देख लो, ये जितना ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है 260 उतना ही पेड होगा, उतना ही पेड होगा। तो देखो आपने यहाँ लिखा 260, और मैंने टैक्स पेड, और मैंने टैक्स पेड यहाँ देख लो, टैक्स पेड मैंने आप लोगों को निकलवाया था 1350। मैंने आप लोगों के साथ मिलके 1350 टैक्स पेड कैलकुलेट करवाया था। चलो भाई, फाइनल आंसर आया 4390 नेगेटिव, 4390 नेगेटिव नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटी डन बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, योर फर्स्ट एक्टिविटी डन। पहली एक्टिविटी हो गई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। स्क्रीन पे आपके सामने सॉल्व है, देख लें एक नजर। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है CFI। मैं CFI लिख रहा हूँ वरना इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें क्या क्या आएगा सुनो, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा। इसमें आएगा सबसे पहले, आपने याद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा था, आपने वो जो अकाउंट बना के नहीं निकाला था 2900 रुपए की कैश एडिशन, तो वो एक आउटफ्लो था। देखो चलो, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना था, 2900 का आउटफ्लो था। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2900 का आउटफ्लो था, सही है। अच्छा, फिर डिस्पोजल हुआ था एक 12,000, याद है। सबसे सबसे बड़ा इवेंट इस सवाल का ये था कि एक फैक्ट्री बेची थी। प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल फैक्ट्री, याद है, 12,000 रुपए की बेची थी। अच्छा बेटा, उसके बाद कुछ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई थी, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई थी एक 950, याद है। और एक 40 रुपए की अभी हमने एक इंटरेस्ट इनकम ऊपर देखी थी, 40 रुपए की हमने एक इंटरेस्ट इनकम देखी थी, वो आपने एडजस्टमेंट फॉर से लेस की थी, वो यहाँ ऐड कर देना। इंटरेस्ट इनकम रिसीव, बस यही चीजें और कोई भी नहीं है। इंटरेस्ट इनकम रिसीव कितना है, 40 रुपए। चलो सब बच्चे इन सबको नेट ऑफ कर लो, इन सबको नेट ऑफ करोगे तो ये आएगा 10090, 10090 ये आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो देख लो भाई अच्छी तरह, ये एक्टिविटी भी देख लो, कोई मसला है अभी आपने अभी अभी करी थी वही है। सही। अब अगली एक्टिविटी है जिसका नाम है फाइनेंसिंग, CFF, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सुनो भाई, आप जरा जाके बैलेंस शीट में जाके देख लो, शेयर कैपिटल चेंज ही नहीं हो रहा होगा इस बार, कोई शेयर इशू नहीं हुआ।
बैलेंस शीट में जाके चेक कर लो, शेयर कैपिटल चेंज ही नहीं हुआ। हाँ, लेकिन लोन नोट की मूवमेंट है, एक लोन नोट बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। जाओ बैलेंस शीट में देखो, बताता हूँ बैलेंस शीट पे यार, आ जाओ आ जाओ, मैं ही दिखा देता हूँ। ये देखें बैलेंस शीट में सब देखो, यहाँ एक लोन नोट बढ़ रहा होगा, एक कम हो रहा होगा। ये देखें बेटा 10% लोन नोट खत्म हो रहा है, 4000 से जीरो हो रहा है, और एक लोन नोट 0 से 800 हो रहा है। इसका मतलब एक लोन नोट रीपे हुआ है और एक लोन लिया है, एक लोन रीपे हुआ है और एक लोन लिया। आंखें फाड़ फाड़ के देख लो प्लीज, 10% वाला लोन नोट रीपे हुआ है और 6% वाला लोन हमने लिया है। चलो आ जाओ, जो लोन रीपे हुआ है ना, सुनो, एक हमने रीपेमेंट की है, रीपेमेंट ऑफ, ये देखें रीपेमेंट ऑफ 10% लोन, 4000 का ये रीपे हुआ है, और एक लोन नोट हमने इशू किया है, इशू ऑफ 6% लोन, वो 800 रुपए का लोन लिया है। सही है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने भी आपके साथ ही तो हूँ, आप लोगों के साथ ही मैंने एक चीज कराई थी, आप लोगों को एक चीज कराई थी, क्या लीज ऑब्लिगेशन याद है? लीज ऑब्लिगेशन का अकाउंट कराया था, उसमें 1100 का लीज ऑब्लिगेशन रीपे हुआ था। रीपेमेंट ऑफ लीज ऑब्लिगेशन याद है 1100। बच्चे ने कहा कोई ऑर्डिनरी डिविडेंड, वो इस सवाल में नहीं है, ऑर्डिनरी डिविडेंड इस सवाल में नहीं है, ऑर्डिनरी सवाल में नहीं है। तो इन सबको नेट ऑफ करोगे तो बेटा अब आपके पास आ जाएगा ये 4300 नेगेटिव। यहां लिख देंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सही है ओके। लो भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी हो गई, लीजिए जनाब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब कोई एक अच्छा सा प्यारा सा बच्चा, सभी अच्छे बच्चे हैं बेटा, अब तीनों अब मैं कैश फ्लो का एंडिंग करा रहा हूँ, देखो अभी पता लग जाएगा मेहनत सही हुई है नहीं गलत हुई है। बेटा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फाइनल आंसर था, इसको नेट करेंगे 4390 नेगेटिव, ये 10090 और ये था 4300 नेगेटिव, इन तीनों को नेट करो तो आंसर आएगा 1400 आएगा पॉजिटिव, आपका आंसर आएगा 1400 पॉजिटिव। अगर जब ये पॉजिटिव आता है तो इधर लिखेंगे नेट, ये देखो ये अल्फाज याद है, नेट इंक्रीज, ये लिखते हैं इन cash and cash equivalent, in cash and cash equivalent for the year ended 30 सितंबर x5, 30 सितंबर x5। इसका मतलब एक मिनट अब फैसला कौन लाइंस है, इसका मतलब जो कैश फ्लो हमने अपने हाथों से बनाई है, इन गुनहगार हाथों से बनाई है, वो कैश फ्लो कह रही है कि 1400 रुपए से कैश बढ़ा है। जो कैश फ्लो इन हाथों से बनाई है वो कह रही है 1400 रुपए से कैश बढ़ा है, 1400 रुपए से कैश बढ़ा है। अब आप लोग जरा बैलेंस शीट पे जाएं, सब बच्चे जाएं बैलेंस शीट पे, बात माने। ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास करंट एसेट में कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, ईयर के स्टार्टिंग में करंट एसेट में कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, जाओ देखो, बल्कि करंट लायबिलिटीज में ओवरड्राफ्ट होगा। ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास ओवरड्राफ्ट होगा, ओवरड्राफ्ट मींस अ नेगेटिव बैलेंस। तो इधर देखो ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास 550 का ओवरड्राफ्ट होगा, ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास 550 का ओवरड्राफ्ट होगा। सब जाके देख लो बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटी में, सब जाएं अपने अपने क्वेश्चन में, 550 रुपए का ईयर के स्टार्टिंग में ओवरड्राफ्ट होगा। अब जरा दिमाग से सोचो, आप 550 नेगेटिव पे खड़े थे और जो कैश फ्लो अपने हाथों से बनाई है वो कह रही है 1400 से कैश बढ़ा, तो -550 प्लस 1400 करो, -550 प्लस 1400 होता है +850 +850। इसका मतलब बेटा ईयर एंड पर आपके जेब में 850 रुपए का पॉजिटिव कैश होना चाहिए, ईयर एंड पर आपके जेब में 850 का पॉजिटिव कैश होना चाहिए। जरा जाके देख लो बैलेंस शीट के करंट एसेट में 850 रुपए कैसे पड़े, बैलेंस शीट के करंट एसेट में 850 रुपए का कैश पड़ा है नहीं पड़ा, बैलेंस शीट के करंट एसेट में 850 रुपए पड़े हैं नहीं पड़े? हाँ बिल्कुल पड़े होंगे, इसको बोलते हैं कैश फ्लो का टाई हो जाना, इसको बोलते हैं कैश फ्लो का टाई हो जाना। अब यहाँ एक फॉर्मेलिटी की लाइन से बता देता हूँ, पता होंगी, यहाँ यूं लिखते हैं कैश
एंड कैश इक्विवेलेंट, ये देखें ये बिगनिंग है ना, इक्विवेलेंट एट ईयर के स्टार्टिंग था 30 सितंबर x4, ये ईयर का बिगनिंग, और यूं नीचे आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट 30 सितंबर x5। ये हमारा प्रैक्टिकल कैश फ्लो इस सवाल का खत्म हो गया। ये हमारा प्रैक्टिकल कैश फ्लो इस सवाल का खत्म हो गया। प्रैक्टिकल कैश फ्लो इस सवाल का खत्म हो गया। मैंने स्क्रीन पे पूरा सवाल आपके सामने फिट कर दिया है। स्क्रीन पे पूरा सवाल आपको नजर आ रहा होगा। स्क्रीन पर पूरा सवाल आपको नजर आ रहा होगा जनाब। अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो एक मैसेज करें प्लीज। सवाल टाई हो गया है। अब अल्लाह करे आप लोग उसकी कमेंट्री समझ में आए। कमेंट्री इज वेरी गुड, वो बहुत लर्निंग वाली है। कमेंट्री इज कमेंट्री। अब आपको मैं समझाता हूँ। देखो वैसे सवाल में इसकी कमेंट्री 3 मार्क की है क्योंकि सवाल अमेंडेड है, लेकिन जब पुराने दौर में सवाल आया था तो इसकी कमेंट्री 8 मार्क की थी। सही है, 8 या 10 मार्क की थी। तो मैंने थोड़े ज्यादा कमेंट्स लिखे हुए थोड़ा सिखाने के लिए भी। अब देखो पहले एक प्रिंसिपल बात सुनो, कैश फ्लो की कमेंट्री अगर कभी भी आती है तो हम किस तरह करते हैं, सुने यहाँ देखें। कैश फ्लो की कमेंट्री अगर कभी भी आएगी तो हम किस तरह करेंगे बेटा। कैश फ्लो के अंदर 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, सही है। याद रखना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शेयर होल्डर के दिलों की धड़कन होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शेयर होल्डर के दिलों की धड़कन होती है, बिकॉज ऑपरेशंस आर ऑनगोइंग। ऑपरेशंस आर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज मेड फॉर। ऑपरेशंस के लिए ही तो इदारा बना था। जिस चीज के लिए इदारा बना था वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है यार, वो तो बहुत ही अहम चीज है। आप नहीं समझे, एक मिनट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेगेटिव आना एक बहुत बड़ा कलंक है कंपनी के ऊपर यार। कंपनी के माथे पे कलंक है कि जिस चीज के लिए कंपनी बनी थी वही चीज नहीं कमा के दे रही यार। एक मिनट, एक बात सोचो, शायद मैंने पहले भी दिनों में आपको एग्जांपल दी होगी, शायद दी या नहीं दी। हमारे इंस्टीट्यूट का प्राइमरी काम क्या है, एसीसीए की टीचिंग। एसीसीए की टीचिंग, सब्जेक्ट्स पढ़ाना, ये हमारा प्राइमरी है। ये हमारे ऑपरेशन है, इसके लिए इदारा बना था। लेकिन इदारा हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में भी हो कि इदारे के पास जब बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर देता हो। तो अब अगर एक ऐसा पीरियड आया जिसमें हमारे ऑपरेशंस के रिजल्ट्स बहुत गंदे हैं लेकिन हमारे इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, हम लोगों ने जो स्टॉक्स खरीदे हुए थे वो बड़े अच्छे हैं, तो हमारे जो ओनर्स होंगे, हमारे जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो बुरा मान, जिसके लिए आप लोग बने थे, जिस चीज के लिए आप लोग बने हो वो गिरा रहे हो और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैसा रहे। बोला हम क्या करें यार, हमें तो ऑपरेशंस में सक्सेस चाहिए ना, क्योंकि ऑपरेशंस के लिए इदारा बना है। प्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर ऑनगोइंग एक्टिविटीज, इस साल भी है, अगले साल भी है, उसके अगले साल भी रूटीन है। तो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव आ रही है तो ये इंडिकेशन है आने वाले साल भी डार्क है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव आ रही है तो ये इंडिकेशन है कि आने वाले साल भी डार्क है। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर कभी कोई बड़ा पॉजिटिव छक्का लग भी जाए तो शेयर होल्डर उससे इतना खुश नहीं होते। दे आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कभी कभार आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हो या बेचते हो, दे आर वन ऑफ थिंग्स, दे आर नॉन रिकरिंग थिंग्स। तो वन ऑफ एंड नॉन रिकरिंग थिंग डजंट मेक एनी डिफरेंस यार। एक आध बार हो जाता है यार, मैंने रेशियोज में भी तो आपको पढ़ाया था। वन ऑफ चीजें कोई इतना इफेक्ट नहीं करती, तो इसका मतलब असल चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब अगर आप एक बात देखें तो इस सवाल के ऑपरेशंस ही नेगेटिव में है। इस सवाल के ऑपरेशंस ही नेगेटिव में है। इस सवाल के ऑपरेशन ही नेगेटिव में है। सामने देखें, इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव में आ रही है। सबसे बड़ा कलंक है इसके ऊपर कि इस इदारे की परफॉर्मेंस बहुत डाउन है, कि मेन ऑपरेशन जिसके लिए इदारा बना था उसी चीज में परफॉर्म नहीं कर रहा। जिस चीज के लिए डियर स्टूडेंट ये इदारा बना था बेटा, उसी चीज के लिए परफॉर्म, उसी चीज में ये परफॉर्म नहीं कर रहा। उसी चीज में ये इदारा परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसी चीज में ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। हाँ, ओके। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसकी इसलिए अच्छी आ रही है क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी गेम खेली है। सवाल का सबसे बड़ा जो की कमेंट्री है वो सुन लो। इसने एक तीर से दो शिकार किए हैं, एक तीर से दो शिकार किए हैं। सुनो, इसने अपना फिक्स एसेट बेचा, तो फिक्स एसेट बेचने से पैसे भी आ गए। देखो ये 12,000 इतना बड़ा अमाउंट आ गया, ये देखो 12,000 रुपए आए। इसी 12,000 ने इसको बचा लिया। इसने फिक्स एसेट बेचा तो इसका 12,000 रुपए आए, $12 मिलियन आ गए। तो उस वजह से इसकी कैश फ्लो पोजीशन भी अच्छी हो गई।
जब फिक्स एसेट बेचा तो इसके पास 12,000 यानी $12 मिलियन आ गए, जिससे ना सिर्फ इसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी हुई बल्कि फिक्स एसेट बेचकर एक बहुत बड़ा गेन ऑन डिस्पोजल भी आया। और गेन ऑन डिस्पोजल जब इनकम स्टेटमेंट में गया तो तभी तो प्रॉफिट आ रहा है। गेन ऑन डिस्पोजल जब इनकम स्टेटमेंट में गया, गेन ऑन डिस्पोजल जब इनकम स्टेटमेंट में गया तभी तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। गेन ऑन डिस्पोजल जब इनकम स्टेटमेंट में गया तभी तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, तभी तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। गेन ऑन डिस्पोजल जब इनकम स्टेटमेंट में गया तभी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। बात समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। गेन ऑन डिस्पोजल जब इनकम स्टेटमेंट में गया तभी तो एक प्रॉफिट आ रहा है। तो डायरेक्टर इतना चालाक था कि उसने एक तीर से दो शिकार कर दिए, एक तीर से दो शिकार कर दिए, एक तीर से दो शिकार कर दिए। उसने अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को भी सेव कर लिया पैसों से, पैसे आए तो, और उसने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ा दिया, यानी एक आर्टिफिशियल सहारा दिया है। सही है। अच्छा, अब देखो मैं इसकी कमेंट्री पे आपको लेके जाता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता करके आपको समझाता हूँ सब। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा मैक्सिमम चीजें अच्छी तरह समझा दूं, आप इंशाल्लाह देखें। पहली बात, एज, अच्छा मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हुए। एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर नेगेटिव नॉट गुड फॉर कंपनी, ये कंपनी के लिए नेगेटिव साइन है। ठीक है, बिकॉज ऑपरेशंस आर ऑनगोइंग एंड ऑपरेशंस आर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज मेड फॉर। इदारा बना ही ऑपरेशंस के लिए। सही है। ओके, अब ये इन्वेंट्री लिख दिया किसी ने, बेवकूफ ने। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। Investing activities are positive just because of disposal of factory, which is a one off event. ये एक वन ऑफ इवेंट है, वन ऑफ इवेंट है और इस पे कोई इतना वो नहीं देंगे। अब जरा देखें, मैं आपको एक बड़ी चीज सिखाता हूँ। देखें बेटा, कई बार ऐसी कमेंट्रीज भी करनी पड़ती हैं कि एक इवेंट हमारे साथ है इस साल, या एक कोई बहुत काबिल किस्म का कोई एम्प्लॉय हमारे साथ है, या कोई सुपर हिट डॉक्टर हमारे साथ है, या सुपर हिट टीचर हमारे साथ है, तो हमारी परफॉर्मेंस सही जा रही है। तो हम ये सोचेंगे कि अगर ये डॉक्टर या टीचर या ये फला इवेंट हमारे साथ नहीं होता तो हम कहाँ होते, अगर ये नहीं होता तो हम कहाँ होते। यानी इसको बोलते हैं व्हाट इफ कमेंट्री। व्हाट इफ कमेंट्री, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। सही है। चलो आप लोग जरा दिल थाम के बैठे, दिल थाम के क्या गौर से देखें तो समझ जाएंगे, मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह। चलो इधर आओ बेटा, एक बात सोचें, ये 12,000, एक मिनट इधर देखें, पूरा आपके सामने ही स्क्रीन है। ये 12,000 ऊपर ऐड हुए थे तब जाके नीचे 1,400 रुपए पॉजिटिव आंसर आ रहा था। ये 12,000 फैक्ट्री के ऊपर ऐड हुए थे तब जाके नीचे 1,400 रुपए पॉजिटिव आ रहा था। जरा सोचो, प्लीज सोचो तो सही, अगर ये 12,000 ऐड ना होते तो कहां खड़े होते हैं बताओ। इधर देखें, ये देखें बेटा, 12,000 सॉरी 1,400 रुपए का आंसर तब आ रहा है जब ऊपर 12,000 ऐड हुए हैं। 1,400 रुपए का नेट इंक्रीज तब आ रहा है जब 12,000 ऊपर ऐड हुए हैं। तो जरा इसी 12,000 को वापस लेस कर दो, गायब करो जरा इसको, तो आप 10,600 नेगेटिव में आ जाते। अगर इन केस डायरेक्टर्स ये फैक्ट्री ना बेचते, अगर इन केस डायरेक्टर्स ये फैक्ट्री ना बेचते तो 10.6 मिलियन का डेफिसिट खड़ा होता, यकीन करो। अगर डायरेक्टर्स ये फैक्ट्री ना बेचते तो 10.6 मिलियन का डेफिसिट खड़ा होता, 10.6 मिलियन का डेफिसिट खड़ा होता, मिलियन नहीं समझे। 10.6 मिलियन का डेफिसिट खड़ा होता। कोई बैंक ओवरड्राफ्ट देता हूँ इतना बड़ा, हम खत्म हो जाते भाई। ये गोइंग कंसर्न की आवाज आ जाती इस कंपनी की। ठीक है, तो ये इसने अपने आप को बचाया। सेकंड बेटा, इस कंपनी का पीबीटी आपको जरा जाके इनकम स्टेटमेंट देख लो, 50 रुपए था। इस कंपनी का पीबीटी 50 रुपए था, 50, सिर्फ 50 देख लो जाके। और ये 50 रुपए तब था जब ऊपर एक गेन ऑन डिस्पोजल ऐड हुआ था। ऊपर एक गेन ऑन डिस्पोजल ऐड हुआ था, कितना, 4600 का। वो जो फैक्ट्री बिकी थी तो उसका गेन ऑन डिस्पोजल 4600 का ऐड हुआ था, जब जाके 50 रुपीज का पीबीटी आ रहा था। जरा एक मिनट जरा इस गेन को इसमें से निकालूं। 4600 का अगर ये गेन नहीं होता ना तो आप सीधा सीधा 4550 के लॉस में होते। 4.5 मिलियन के लॉस इनकम स्टेटमेंट में बड़ा सा नजर आ रहा होता। 4.5 मिलियन का लॉस आपकी इनकम स्टेटमेंट में क्लियर कट नजर आ रहा होता। 4.5 मिलियन का लॉस इनकम स्टेटमेंट में नजर आ रहा होता, नहीं समझे।
समझ गए? तो बेटा ये बड़ा चालाक था डायरेक्टर जो भी था ना, उसने एक तीर से दो शिकार किए और उसने फैक्ट्री को बेच के कंपनी बचा ली, वरना पूरी बेड़ा गर्क हो जाती पूरी कंपनी। सही। तो 10.6 मिलियन का एक तो डेफिसिट आ जाता और उल्टा 4.5 मिलियन का लॉस आ जाता। ये सब लिखना है। आइए देखें, आपने क्या कहा, विदाउट दिस डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री कंपनी वुड बी इन डेफिसिट ऑफ 10.6 मिलियन। ओके, हाँ, राइट, नजर आ रहा है। फिर विदाउट दिस डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री कंपनी वुड बी इन लॉस ऑफ 4550, कंपनी वुड बी इन लॉस ऑफ 4550। ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी सुपर एविडेंस देता हूँ, सुपर एविडेंस देता हूँ जिससे आप पक्का मोहर लगा दोगे कंपनी गिर गई है, कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो गई है, कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो गई है। पहले मेरी तरफ देखो, यहाँ देखो, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इंक्लूडिंग F7 में भी आपने पढ़ा है कि कंपनी पिछले साल जो कमाती है उसका टैक्स इस साल देती है, कंपनी पिछले साल जो कमाती है उसका टैक्स इस साल देती है। ठीक है। तो अगर कोई कंपनी इस साल इतना बड़ा टैक्स दे रही है, अगर कोई कंपनी इस साल इतना बड़ा टैक्स पे कर रही है, इसका मतलब वो कंपनी लास्ट ईयर अमीर थी। एक कंपनी अगर इस साल बहुत बड़ा टैक्स पे कर रही है, दैट मींस कंपनी अर्नड अ लॉट लास्ट ईयर, कंपनी ने लास्ट ईयर बहुत कमाया है, तभी तो इस साल टैक्स पे कर रही है। हाँ। तो अब मैं एक बात बोलूं, आप जरा कंपनी की कैश फ्लो में जाके देख लो, हम लोगों ने इस साल 1350 आप लोगों ने ही तो निकाला था मेरे साथ मिलके, 1350 यानी 1.35 मिलियन का कैश पे किया है, 1.35 मिलियन का कैश पे किया है, 1.35 मिलियन का कैश पे किया है। तो इसका मतलब जब इतना बड़ा कैश पे किया है तो लास्ट ईयर हम लोग अमीर थे, लास्ट ईयर हम लोग अमीर थे। हाँ, पक्का। लेकिन इस साल हम बहुत गरीब हो गए हैं। दलील दूं, इनकम स्टेटमेंट में जाके देखो, पीबीटी के बाद टैक्स एक्सपेंस तक नहीं है, टैक्स क्रेडिट है। आप लोगों में जिन्होंने F6 पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि जब लॉस होता है तो हमें गवर्नमेंट हमारी मदद करती है। तो हम इतने गिर गए हैं, हम इतने गिर गए कि हमारी बुक्स में टैक्स एक्सपेंस नहीं बल्कि टैक्स क्रेडिट आ रहा है। तो पक्की बात है लास्ट ईयर हम अमीर थे, इस साल गरीब हो गए। नहीं समझे? सोचो यार भाई, इस साल जो 1.35 मिलियन का टैक्स पे हुआ है, दैट मींस वी अर्नड अ लॉट, वी वर रिच पीपल, वी डिड लॉट ऑफ सेल्स लास्ट ईयर यार। हमने बहुत सारी सेल्स की थी लास्ट ईयर, तब जाके कमाया था लास्ट ईयर, तभी तो इस साल इतना टैक्स पे किया। लास्ट ईयर का टैक्स इस साल पे होता है, तो लास्ट ईयर हम अमीर थे और इस साल हम इतने गिर गए कि हमारी इनकम स्टेटमेंट में टैक्स क्रेडिट आ रहा है, टैक्स का एक्सपेंस तक नहीं था। जाओ देख लो। और अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखो तो करंट टैक्स पेबल इतना सा होगा 100 रुपए का। जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके देखना है तो करंट टैक्स पेबल देख लो, 100 रुपए का होगा। सही। तो बेटा वाकई हमारी, ये देखो, एज कंपनी हैज पेड टैक्स ऑफ 1350 1 पॉइंट दिस ईयर मींस कंपनी वाज रिच लास्ट ईयर बट दिस ईयर परफॉर्मेंस डाउन। ठीक है, इस साल आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई और आपने रिलीफ क्लेम किया है। अब एक बात और, एक और बात सुनो यार, एक बंदे की दुकान बिल्कुल ना चल रही हो, एक बंदे की दुकान, सॉरी मैं उल्टा चलता हूँ, एक बंदे की दुकान बहुत चल रही हो, एक बंदे की दुकान बहुत चल रही हो, अंधाधुन कमा रहा हो, करोड़ों रुपए कमा रहा हो, तो अब अगर वो बहुत ज्यादा स्टॉक खरीदता है तो उसकी इन्वेंट्री बढ़ती है तो कोई गलत बात नहीं है। एक बंदे की दुकान बहुत चल रही है और अब वो अंधाधुन खरीद रहा है, बेच रहा है, तो फिर इन्वेंट्री बढ़ रही है, सही है। लेकिन एक बंदे की दुकान चल नहीं रही, एक बंदे की दुकान चल नहीं रही और उसकी इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये तो एक नेगेटिव बात होगी ना। तो इस सवाल में भी देखो आपकी इन्वेंट्री वगैरह बढ़ी थी, याद है। विद दिस फॉलोइंग बिजनेस, ये देख लो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल शोज पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। भाई एक तो तुम्हारी दुकान वैसे ही नहीं चल रही, ऊपर से तुमने इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ा रहे हो, रिसीवेबल्स बढ़ा रहे हो, तो ये पुअर वर्किंग कैपिटल की निशानी है, ये पुअर वर्किंग कैपिटल की निशानी है। सही है। अब और आगे आओ। अब इसकी बहुत सारी हमने बुराई की, इसकी मैंने बहुत धुलाई कर दी। अब कुछ अच्छाइयां भी करूं, कुछ अच्छाइयां कर लेता हूं, एक दो अच्छाइयां, वैसे तो बहुत धुलाई कर दी इसकी। पॉजिटिव पॉइंट्स अब इसके ये हैं कि एक काम इसने किया है, कन्वर्जन ऑफ, एक वर्ड सुनो,
कन्वर्जन ऑफ एक्सपेंसिव लोन टू चीप लोन, ये वर्ड जहन में सोचो आराम से, कन्वर्जन ऑफ एक्सपेंसिव लोन टू चीप लोन, यानी इन्होंने महंगा लोन वापस करके सस्ता लोन ले लिया है। आप जाके बैलेंस शीट में देख लो और चाहो तो कैश फ्लो मैंने अभी बनाई उसमें भी देख लो। इन्होंने एक 10% वाला लोन नोट था वो वापस कर दिया और एक 6% वाला सस्ता लोन ले लिया। तो देखो इससे आपकी इंटरेस्ट सेविंग हुई होगी। इन्होंने 10% वाला लोन वापस कर दिया और 6% वाला लोन ले लिया। तो बताओ, इधर देखो मैं वर्किंग पूरी करी हुई है। 4,000 का लोन इन्होंने वापस किया जिसका सूद का रेट था 10%। 4,000 का लोन इन्होंने वापस किया जिसका सूद का रेट था 10%। तो 4,000 का 10% ओल्ड इंटरेस्ट था इनका 400, ओल्ड इंटरेस्ट इनका था 400, और अब इन्होंने नया लोन लिया 800 जिसका इंटरेस्ट रेट है 6%, जिसका इंटरेस्ट रेट है 6%। तो 800 का 6% होता है 48। तो पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस था 400, अब है 48। तो सीधा सीधा 352, 352 की इंटरेस्ट सेविंग हुई, 352 रुपीस की इंटरेस्ट सेविंग हो गई, 352 की इंटरेस्ट सेविंग हो गई, 352 की इंटरेस्ट सेविंग हो गई। हाँ, ये इनकी नेट इंटरेस्ट सेविंग है विच इज अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ये अच्छा भी है कि इन्होंने अपने लोन्स को भी कम करा, इन्होंने अपने इंटरेस्ट को भी कम करा। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात यार, एक आदत बड़ी अच्छी है, फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत जबरदस्त आदत है, क्योंकि आप फिक्स एसेट में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देता है। तो कंपनी ने इतनी बुरे हालात में भी अपने पीपी में इन्वेस्ट किया, याद है 2900 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, आपने ऊपर आउटफ्लो दिखाया था। तो कंपनी ने अपने पीपी में इन्वेस्ट किया विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर लॉन्ग टर्म। इवन कंपनी ने ना सिर्फ पीपी में पैसे देके इन्वेस्ट किया बल्कि लीजिंग पे भी चीजें खरीदी, लीज पर भी इन्होंने 1500 रुपए का एक फिक्स एसेट खरीदा था। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, सही है। ओके, तो मैंने वैसे कमेंट्री 3 मार्क्स से ज्यादा की बताई है आपको, ये 3 मार्क की नहीं है, पुराने दौर की कमेंट्री पूरी बता दी है जब ये 7-8 मार्क तक का कुछ सवाल था। ठीक है, तो एक आइडिया आपको इसका भी हो गया। अब ये है, अब जरा सुने बेटा, आप लोग रेशियोज की किट करना शुरू कर दें। रेशियोज की जो एंड में किट के क्वेश्चन है वो शुरू करें, वो पहले 4 सवाल जो मैंने कराए थे वो वापस से करें, वो तो लाजमी करें, किट शुरू करें। स्टिल मैं अभी 2 क्लासेस और एक अच्छी तगड़ी लूंगा, उसमें मैं कैश फ्लो के भी और सवाल कराऊंगा। कैश फ्लो इतना मुश्किल नहीं है वैसे तो, आज इस सवाल के बाद बच्चों को आइडिया हो जाता है, लेकिन मैं 2 क्लासेस और लूंगा अभी इसकी। ठीक है, कल शायद मैं क्लास ना लूं, मैं फ्राइडे वाले दिन लूंगा और फिर एक आध सैटरडे या संडे में किसी दिन ले लूंगा। ठीक है, राइट, आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग फुल टाइम मेहनत करें, अब एक एक दिन, हर डॉट दिन आपका बोझ बढ़ाएगा। हर वो दिन जिसमें आपने काम नहीं किया, समझ लो आपके ऊपर इतनी सारी फिक्स कॉस्ट है, और आपके पास अगर 20 डेज हैं, तो अगर 20 डेज से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कुछ और आएगी। और अगर सिर्फ 18 दिन रह गए, जितने डेज नीचे से कम होते जाएंगे बोझ उतना बढ़ता जाएगा, जितने डेज नीचे से कम होते जाएंगे आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सही है, समझ रहे हो। तो जरा ख्याल करें, कोशिश करें अपने पैसे वगैरह और अपना टाइम जाया ना करें, क्योंकि टाइम भी कीमती है बहुत। ठीक है, और अब इस इन पेपर्स के बाद आप लोग का इंशाल्लाह पार्ट 2 होगा, तो आप लोग फर्म जाएंगे, जॉब करेंगे, तो अब बेहतर है अपने टाइम को वेस्ट ना करें। सही है, चलो स्लाइड्स में आप लोगों को भेज देता हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।